हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस के चक्रव्यूह सीरीज़ में। ये इस सीरीज के तहत ये 18वां लेक्चर है। इसके पहले ऑलरेडी 17 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप उसे अभी नहीं देखे हैं तो आप उसको भी एक बार ज़रूर देख लें। इससे ये होगा कि जो चैप्टर की अभी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, उस थ्योरी से रिलेटेड जब विगत वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन सारे क्वेश्चन को उसमें डिस्कस किए हैं। तो थ्योरी पार्ट अगर आप देखें हैं तो अगर उसके पीवाईक्यू को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जो विगत वर्ष जो अपने थ्योरी पार्ट को अपने साथ लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता कुछ पूछा जा रहा है। अपना जितना ज़रूरत है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उस सारे टॉपिक को बारी बारी से कवर कर रहे हैं। अब जैसे क्या है कि कुछ टॉपिक्स किसी में स्पेसिफिक जुड़ जाता है, किसी में से स्पेसिफिक हट जाता है। जैसे कि IIT ग्रेड में कुछ टॉपिक जुड़ जाएंगे तो जो और वैकेंसी होंगी उसमें उस टॉपिक को जुड़ जाएगा। वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी चीज़ जो है उसमें जो चीज़ बताना है, जो चीज़ पढ़ाना है, हम सारी चीज़ें को छोड़ नहीं रहे। हम एक बारीकी तरीके से छोटा से छोटा लेके बड़े से बड़ी चीज़ को हम बता रहे हैं। तो ये तो हुई अपने चक्रव्यूह पीवाई की सीरीज़ के तहत। थ्योरी पार्ट में हम 12th के पोर्शन को और ग्रेजुएशन के पोर्शन को दोनों साथ लेके चल रहे हैं। ग्रेजुएशन पोर्शन में अपना क्या ग्रुप थ्योरी का पार्ट चल रहा है। अगर ग्रुप थ्योरी में आपको कोई डाउट हो तो आप ग्रुप थ्योरी के लेक्चर से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो आप उसको अपने यार दोस्तों से बता सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, ना उसमें कोई चार्ज है। तो और 12th के पोर्शन में हम ऑलरेडी 3-4 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें से अपना सेट थ्योरी फंक्शन रिलेशन पढ़ चुके हैं। फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन को हमने ख़त्म कर दिया। फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म कर दिया। 90% हमने सीक्वेंस एंड सीरीज को भी ख़त्म कर चुके हैं। तो एक लेक्चर और लगना है, सीक्वेंस और सीरीज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब जितना हम टॉपिक पढ़ चुके, जितना सीक्वेंस और सीरीज में हम पढ़ चुके हैं, तो PYQ लगाने लायक हम हो चुके हैं। उतने बड़े हो गए हैं, उतना कुछ हम पढ़ चुके हैं, कब PYQ हम डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए आज PYQ सीरीज के तहत ये वीडियो लेके आया जा रहा है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण सेशन को। ये सेशन भाई महत्वपूर्ण है ही है। PYQ तो हमेशा महत्वपूर्ण ही होता है। तो जितना ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन से, उतने ज़्यादा हमारी थ्योरी क्लियरिटी होती है। क्लियरिटी के साथ साथ हमको ये चीज़ पता चलता है कि एग्ज़ाम में हमको कैसे क्वेश्चन टैकल करना है। हम दोनों तरीके बताएंगे, एग्ज़ाम में कैसे करना है और जनरल फॉर्म में। क्योंकि ये जो है ये पेपर का पैटर्न थोड़ा बदल गया, तो उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना ज़रूरी है। पेपर का पैटर्न क्या है? पेपर का पैटर्न ये है कि पहले क्या होता था, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे, काम हो जाता था। अब 2 टीयर के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें एक मेंस भी होता है जिससे सब्जेक्टिव होता है। तो सब्जेक्टिव कैसे लिखा जाएगा उसको भी हमको थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। तो ज़रूरी आपके लिए दोनों है, तो इसमें दोनों चीज़ें बताएंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जितना इम्पोर्टेंट होता है, उतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप के लिए भी होता है। तो सारी चीज़ें हमको देखते हुए चल देंगे। तो चलिए, जितने लोग देख रहे हैं सभी का स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस सेशन को। बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। सब कुछ बारी बारी से हम देखते चलेंगे। चलो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है कि एक जीपी जिसमें धनात्मक पद है, प्रत्येक पद अगले 2 पदों के योग के बराबर है, तब इस श्रेणी का सार अनुपात बराबर है। तो जीपी क्या होता है, इसके कॉमन रेशियो क्या होते हैं, ये सब चीज़ें तो छोटी सी बात है, ये सब चीज़ें समझते ही होंगे। नहीं समझते? अगर नहीं समझते तो चलिए हम एक जल्दी से एक ओवरव्यू लेते हैं और जल्दी से हम इसको बता देते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये छोटी सी चीज़ में भी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जीपी होता क्या है भाई। जीपी क्या होता है, जैसे क्या है कि कोई सीक्वेंस ऐसे लिखा गया है। मान लो किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म ए है। क्या है? फर्स्ट टर्म ए है। अब जीपी में एक कॉमन रेशियो होता है जिसको हम आर कहते हैं। तो अगर आर से इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म हमको मिलता जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर क्यूब हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ये अपना जीपी का एक्सप्रेशन ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, जो कि डिफिनीशन जो पढ़े होते, क्या पढ़े होगे, कुछ ऐसे टर्म पढ़े होगे कि जो अगर कोई टी एन है उसके प्रीवियस टर्म्स उसमें डिवाइड करें तो वो कांस्टेंट आना चाहिए। वही अपना क्या होता है, वो रेशियो हमेशा बराबर आना चाहिए, आर आना चाहिए। अब जैसे हम कह रहे हैं हमारा फर्स्ट टर्म ए है, उसका कॉमन रेशियो जो है आर है, तो नेक्स्ट टर्म पता करना, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके प्रीसीडिंग टर्म को हमको देगा कि नहीं देगा। जैसे क्या है, ए आर है, ए आर में आर से करोगे तो उसके नेक्स्ट टर्म को हमको देगा कि नहीं देगा, ए आर स्क्वायर देगा। फिर उसके प्रीसीडिंग टर्म में आर से गुणा करेंगे तो उसके नेक्स्ट टर्म देगा कि नहीं देगा। ये अपना क्या होता है, ये अपना एपी होता है। फिर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझते क्या, सॉरी वो जीपी होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं।
सबसे पहले बात यही कह रहा है कि कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म, ये किससे बना है? पॉजिटिव टर्म से बना है। गलती मत करना, ये इसको देने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, आर की एक दो वैल्यू मिलेंगी, इसीलिए इस पार्ट को बोला है, नहीं तो ये बोलने की कोई आवश्यकता नहीं था। तो इसका मतलब आर की दो वैल्यू मिलने वाला, तो दो वैल्यू मिलने वाला, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, मद्देनजर रखते हुए इस पर काम करेंगे। क्या पहला क्या है पॉजिटिव टर्म, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव टर्म है तो इसको हम आगे देख लेंगे। फिर क्या कह रहा है भाई, ईच टर्म इक्वल द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म, जो भी टर्म हम पकड़ेंगे नेक्स्ट टू टर्म के वो इक्वल के बराबर है। देन द कामा रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन इक्वल टू, इस प्रोग्रेशन के कामा रेशियो यानी आर की वैल्यू हमको बताना है। तो चलो हम निकाल देते हैं, उसी पेज पे चलते हैं जो पेज हम रखे हैं। तो ये जो ऐसे हम ना, इसका मतलब अपना जीपी कुछ इसी कदर रहने वाला है कि नहीं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू इसमें है। तो जिसमें फर्स्ट टर्म अपना क्या है भाई, फर्स्ट टर्म बता दोगे क्या होगा? जिसमें अपना फर्स्ट टर्म क्या है, अपना फर्स्ट टर्म अपना ए है, जिसमें कॉमन रेशियो सी आर जो है अपना क्या है, आर है। चलो फिर इसको आगे लगाते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई भी टर्म उठाओगे ये अपने आगे दो टर्म्स के इक्वल के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं मान लो एक टर्म ए उठाया तो ए जो होगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जो होगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर के बराबर होगा। देखो ए वाला पोर्शन कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये कितना हो जाएगा, आर प्लस आर माइनस आर इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब इसके फैक्टर निकाल ले जाओगे भाई, इसके फैक्टर निकालो, कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी की स्क्वायर माइनस 4 ए सी कितना होगा, -1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? डिवाइड्स बाई 2a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा। अब आर की वैल्यू इसको देख के लगा आपको पता चल रहा होगा कि आर की वैल्यू 2 आएगा। एक आएगा -1 माइनस रूट 5 डिवाइड्स बाई 2 आएगा। एक क्या आएगा भाई, एक आएगा -1 माइनस रूट 5 डिवाइड्स बाई 2, प्लस में एक आएगा, ये प्लस कर देते हैं। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 5 माइनस 1, इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो देखिए क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि कुछ जो सारे टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स अपने क्या होने चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स होने चाहिए। तो पॉजिटिव टर्म होने के लिए एक चीज़ हमको कंफर्म हो गया कि ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि आर नेगेटिव है। आर नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव बना सकता है। तो ये वाले हम आर को तो ले नहीं सकते। अपना आर क्या होगा, 1/2 रूट 5 माइनस 2, ऐसा कहीं है 1/2 रूट 5 माइनस, ये रहा रूट 5 माइनस 1, 1 होना चाहिए, 2 कैसे आ गया भाई, 1/8 लिखे हैं भाई। तो ये 1, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। बात समझ में आया? बात समझ में आया तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पहले एपी को मतलब जीपी को हमने समझा। जीपी क्या होता है भाई, जीपी क्या होता है, किसी भी टर्म में उसके प्रीसीडिंग टर्म से अगर हम डिवाइड करें तो उसका कॉमन रेशियो बराबर हो जाता है। ऐसे जो भी सीक्वेंस मिले, जो भी सीरीज मिले, उसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे प्रोग्रेशन को हम कौन सा प्रोग्रेशन कहते हैं, जीपी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम T2 में T1 से भाग दें वही आना चाहिए जो T3 में T2 से भाग दें, वही आना चाहिए जो हम Tn में Tn-1 से भाग दें। ये सब कुछ सेम आना चाहिए और किसके बराबर आना चाहिए, आर के बराबर आना चाहिए। यही आर और कुछ नहीं दोस्त, यही आर अपना क्या है भाई, कॉमन रेशियो है। क्या है अपना, अपना ये क्या है भाई, कॉमन रेशियो। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़े हम लोग। चले आगे बढ़ें। अब देखो क्वेश्चन में जो कहा था उसी अकॉर्डिंग हमने लगा दिया। देखो क्वेश्चन लगाते टाइम दो चीज़ें ध्यान रहना जरूरी है। हमको क्या निकालना है ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये पता होना चाहिए। अब ये देखो क्वेश्चन, ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव टाइप भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी टाइप इंपॉर्टेंट है। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप बताऊंगा 3 लाइन, उसको भी ख़त्म कर दीजिएगा। सब्जेक्टिव टाइप जो जहाँ सब्जेक्टिव होगा तो वहाँ भी ये आसानी है, हार्ड नहीं है, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना होगा। हम ये 12th पोर्शन में पढ़ के आएंगे, 12th का क्वेश्चन है भी। क्या कह रहा है कि अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में Sn प्रथम पद n पदों के योग को दर्शाता है। Sn जो होता है प्रथम n पदों के योग को दर्शाता है। Sn ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में Sn जो है प्रथम n पदों के योग को दर्शाता है। तो Sn इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, n/2 प्लस 2a प्लस n-1d पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, यही पढ़े थे। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि यस 2n इज इक्वल टू 3Sn है तो यस 3n रेशियो Sn का मान क्या होगा, ये बताना है। तो हम दो तरीके बताएंगे, दोनों तरीकों को ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया उस बात को नोटिस करते हैं। पहले कह रहा है कि Sn दिया गया जो प्रथम n पदों को दर्शाता है। दूसरा कह रहा है कि S2n इज इक्वल टू 3Sn दिया गया क्वेश्चन में, ये देख।
और हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, S3n रेशियो Sn निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलो हम निकालते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में हमको दे रहा है Sn जो होगा, Sn प्रथम Sn जो दिया प्रथम n पदों का योगफल दिया, प्रथम n पदों का योगफल ही दिया है। तो चलो इसको बात को पहले समझते हैं। पहले बताओ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर कहीं पे दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर तुमको कह दिया जाए देखो भैया एक AP दिया गया, तो AP में क्या देखोगे, पहले देखोगे उसका फर्स्ट टर्म क्या है। मान लो उसका फर्स्ट टर्म तुमको A दे रहे हैं, उसका कॉमन डिफरेंस हम तुमको कह दे रहे हैं D दे रहे हैं। अब बताओ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिखना हो तो क्या लिख ले जाओगे, कैसे लिखोगे, इसके सीक्वेंस को लिखना हो तो कैसे लिखोगे, A लिखोगे, A+D लिखोगे, A+2D लिखोगे। ऐसे इसमें A+2D में A+2D में D जोड़ दोगे तो अगला टर्म मिल जाएगा, अगले टर्म में फिर D जोड़ दोगे तो अगला टर्म मिल जाएगा। इसी तरह जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। अगर फर्स्ट टर्म A था तो D जोड़े सेकेंड टर्म ये था तो D जोड़े थर्ड टर्म। इसी तरह चले गए चले गए चले गए चले गए, कहाँ तक, जब nवें टर्म पे पहुँचोगे। देखो अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म में तो D जोड़े इतना हुआ, सेकेंड टर्म में A+D है तो nवां टर्म लिखोगे, एक कम ही तो लिखोगे, एक कम लिखोगे n-1D। कैसे, जब सेकेंड टर्म है तो A+D, फिर थर्ड टर्म पे आए, थर्ड टर्म पे देखो 2D लिखा है, तो जैसे तीसरे पे 2 लिखा है तो nवें पे क्या लिखोगे, n-1, एक कम ही तो लिखोगे। इसी कदर लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ये जो पोर्शन निकल के आया इसी को हम क्या कहते हैं भाई, TN कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं TN। अगर किसी AP का nth टर्म निकालना हो तो उसको क्या बोलते हैं, TN बोलते हैं। किसके बराबर होता है, A+n-1D, यही क्या होता है, nth टर्म ऑफ ए AP होता है। क्या होता है, nth टर्म ऑफ ए AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ ए AP। यहाँ तक बात समझ में आया क्या। चलिए थोड़ा पार्ट और है, क्या बता दूं, चलो थोड़ा सा और बता दूं। क्या हुआ, अगर ये AP समझ में आ गया, उसके टर्म समझ में आ गए, nth टर्म पता लग गया। अब एक पोर्शन हम और जानते हैं, जो ये टर्म्स लिखेंगे अगर इनको सम करें, इनको सम करेंगे उसकी इसको बराबर होता है, जिसको Sn से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके रिप्रेजेंट किया जाता है, Sn से। सम ऑफ n टर्म्स कितना हो जाएगा, n टर्म्स टोटल हैं, इनको ऐड करोगे कितना होता है भाई, ये होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना A, लास्ट टर्म कितना भैया, लास्ट टर्म है A+n-1D। इसके बराबर होता है कि नहीं होता। तो किसके बराबर हो जाएगा, n/2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2A+n-1D। अब इससे ज़्यादा कुछ हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशियंट है। क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया, क्वेश्चन में देखो जो भी दिया हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे। जो हमको ये दिया गया, पहले हम ये बेसिक चीज़ें थी ये बता दिए, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में हमको ये कह रहा है कि S2n = 3Sn है, तो S2n = 3Sn हम रखते हैं। सम ऑफ 2n टर्म्स कितना हो जाएगा, 2n डिवाइड्स बाई 2a, 2 डिवाइड कितना हो जाएगा, 2a+2n-1D होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा भाई, जैसे भी यहाँ देखो हमने Sn निकाला तो यहाँ Sn निकाला तो कैसे है, जब n था तो n/2, 2a+n-1D हुआ। तो यस 2n निकाल रहे हैं, 2n निकालोगे कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2n हो जाएगा। 2n डिवाइड्स बाई 2 इज, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a+2n-1D, ये बराबर होगा कि नहीं होगा। ये किसके बराबर, ये 3Sn होगा भाई। देखते हैं कितना लिखा है, 3Sn, ये देखो ये हो जाएगा 3Sn का मतलब n/2, ये कितना हो जाएगा 2a+n-1D के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा n/2 से काट देगा ये, फिर इसको गुणा करो कितना हो जाएगा, ये गुणा करोगे 4a हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2n-1D हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा भाई, 3×2=6a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3n-1D होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो ये इधर जाएगा 2a हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ, इधर लेके आओगे क्या क्या कामन हो जाएगा भाई, d कामन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4n-2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +3, इधर आएगा माइनस हो गया तो माइनस से 3n+3, ये d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा भाई, उसको जो बचेगा उसको देख गिनते हैं, इधर आ जाएगा 2a आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई, कैलकुलेशन देख लेना। 4n-2, इधर हम उस सारे को उठा के लेके आए हैं, इधर जितने पोर्शन लिखे हैं इसको उठा के इधर लेके आए हैं, तो 4n इधर आ जाएगा -3n+3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है एकदम सही लगाएं।
तो कितना हो जाएगा n प्लस वन डी इज इक्वल टू 2a आएगा। इसको इम्प्लाई करोगे कितना आ जाएगा n प्लस वन डी इज इक्वल टू 2a। इसको मान लो 1, ये जो मिला इसको 1 मान लो, ये कहीं ना कहीं रिजल्ट यूज होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये आ गया, फिर हमसे पूछा क्या आ गया, क्वेश्चन में जो पूछा गया तो उसको भी तो चर्चा करेंगे ना भाई। अभी देखना, अभी हम बताएंगे, अभी तो सब्जेक्टिव टाइप के लिए बता रहे हैं, जब अभी ऑब्जेक्टिव टाइप बताएंगे तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, S31 रेशियो SN की वैल्यू पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, S31 रेशियो SN की वैल्यू हम बता देंगे कितना आएगा। हमसे पूछा है S3N डिवाइड बाई SN बताना, तो कितना हो जाएगा, इसको बता ही सकते हो, 3N डिवाइड बाई 2 प्लस 3N माइनस 1D हो जाएगा। इसी तरह नीचे कितना हो जाएगा भाई, N/2 2A प्लस N माइनस 1D होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। N/2 N/2 कटता दिख रहा है, काट दिए, कोई दिक्कत नहीं, N/2 काट दिए। तो ऊपर कितना बचा 3, या फिर कितना बचा 2A प्लस 3N माइनस 1D, यही तो बचा, कुछ और बचा, फिर क्या बचा भाई, नीचे तो कट गया पूरा, तो कितना बचा 2A प्लस N माइनस 1D बचा कि नहीं बचा, बचा। अब 2A की वैल्यू आया था, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने 2A की वैल्यू निकाला था, देखो 2A की वैल्यू N प्लस 1D रख दो, 2A की वैल्यू N प्लस 1D रखोगे तो कितना हो जाएगा N प्लस 1D, ये कितना हो जाएगा 3N माइनस 1D, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे भी रखोगे कितना N प्लस 1D, इधर कितना हो जाएगा N माइनस 1D। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब D सब में दिख रहा है, D को हम उड़ा देते हैं, D को उड़ा दिए तो कितना बचेगा N प्लस 1, ये कितना बचेगा 3N माइनस 1, ये एक ब्रैकेट के साथ, फिर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा N प्लस 1, फिर प्लस N माइनस 1, ये देखो ये वाला पोर्शन कट गए। अब देखो इसको जोड़ोगे कितना, देखो ये 1 1 वाला भी पोर्शन कट जाएगा, ये हो जाएगा 4N। ठीक है, ये ऊपर कितना बचेगा 3 इंटू 4N, नीचे बचेगा 2N, ये तो बचेगा, कुछ और बचेगा, N पोर्शन कट गया, 2 2 कट गया, कितना बचा 6। तो ये टोटल कितना बना, ये देखो एक बार ध्यान से देखो तो कितना है, S3N रेशियो SN बराबर कितना है 6:1 आया कि नहीं आया, यही अपना आंसर है। ध्यान से देखो, ये 6:1 लिखा, देखो ऑप्शन भी अपना करेक्ट है। और इसके आगे देखो, ये तो हुआ सब्जेक्टिव टाइप। अब थोड़ा चलो हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी स्कूल मिला के जिसको मार्केट में क्या बोला जाता है, शॉर्ट ट्रिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, शॉर्ट ट्रिक्स, रिक्स नहीं ट्रिक्स। रिस्क क्या होता है, ट्रिक्स क्या होता है, अब उसको देखते हैं। ये S2N, अब जो हम 2N टर्म्स के लिए समझे, जो N टर्म के लिए समझे, जो हम इतनी बड़ी बड़ी संख्या के लिए समझ रहे, छोटी संख्या की, छोटे N के लिए हम ना मान ले, हम N की एकदम छोटी सी वैल्यू कोई लेकर के चेक करते हैं, यानी स्मॉल वैल्यू ऑफ N, स्मॉल वैल्यू ऑफ N। N की स्मॉल वैल्यू के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, क्या कर लेंगे भाई, चेक कर लेंगे। अब उसके लिए चेक कर लेंगे भाई, जब छोटी के लिए सही होगा तो बड़े के लिए भी सही हो जाएगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, S2N इज इक्वल टू, हमको S3 टाइम्स SN दिया गया था। अब हमने N टर्म्स के लिए सब कुछ सॉल्व करते 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 गया, इतना लंबा प्रोसीजर बनाया, उतना में तो हम थक जाते, एग्जाम में तो थक जाएंगे, टेंशन में तो और थक जाएंगे, फिर तो इसी पे दम टूट जाएगा, बस अब अपना होना नहीं। तो हम एक छोटा वैल्यू लेके मानते हैं, छोटा वैल्यू मतलब N इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, क्योंकि भाई ऑप्शन देखोगे कहीं उसमें N पे डिपेंडेंसी कुछ है तो नहीं, तो इसका मतलब है ऑप्शन जो है एकदम कांस्टेंट टर्म्स की जैसे ही आएगा, तो इसका मतलब कहीं हमको दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शन N के साथ होता तो फिर ये ऑप्शन को भी हमको चेक करना पड़ता, कहीं ये कोई चारों ऑप्शन में कोई बराबर तो नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ N इज इक्वल टू 1 दिया गया, तो S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू S1, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो चलो फिर बात करते हैं। अब देखो, जब हम N इज इक्वल टू 1 लिए तो एक AP की सीरीज कैसे बनाते हो, अगर जैसे S1 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो, मान लो एक अपना AP इस कदर है, A प्लस D, A प्लस 2D, इसी तरह लिखा गया है ऐसे डॉट डॉट। तो ये S1 का मतलब फर्स्ट टर्म का सम 1, फर्स्ट टर्म का, तो यानी S1 1 के लिए S1 जो होगा T1 के बराबर हो जाएगा, वो A के बराबर होगा कि नहीं होगा। जब हम S2 कहते हैं तो S2 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट दो टर्म का सम, यानी A प्लस D का सम कितना हो जाएगा 2A प्लस D। इसी तरह 3 टर्म्स का बोलेंगे, S3 बोलेंगे, क्या हो जाएगा भाई, जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है उनका सम, तो कितना हो जाएगा A प्लस 2
ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D कितना हो जाएगा भैया, ये 3A प्लस कितना हो जाएगा 3D। ऐसे बनता जाएगा कि नहीं बनता जाएगा, बिल्कुल बनता जाएगा। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में हमको कुछ दिया गया था, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था जरा गौर करो। क्वेश्चन में हमको कहा गया, क्वेश्चन में ये दिया गया था, एक स्टार्टिंग में ही दिया गया था कि ये जो S2n है ये Sn के बराबर है, 3 टाइम्स Sn के बराबर है। ठीक, चलो समझते हैं इस बात को। तो S2 जो होगा यानी सम ऑफ टू टर्म्स यानी A प्लस डी जो होगा, ए प्लस डी जो होगा ये बराबर होगा 3 टाइम्स S1 क्या A के बराबर होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक समझ में आया क्या। ये कितना हो जाएगा 2A प्लस डी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 3A के। तो इसका मतलब क्या हुआ, A बराबर कितना आया D। इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो किसके बराबर आ रहा है, कॉमन रेशियो के बराबर आ रहा है। इसका मतलब अगर हम मान लें कि इफ़ A इज इक्वल टू 1, कोई A अपना फर्स्ट टर्म हमने A मान लिया, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है D A के बराबर है, तो कॉमन रेशियो भी 1, कॉमन रेशियो कह रहा हूँ, सॉरी कॉमन डिफरेंस जो है फर्स्ट टर्म के बराबर है, तो कॉमन डिफरेंस भी अगर फर्स्ट टर्म के बराबर है तो डी कितना हो जाएगा, डी इस जगह अपना 1। तो अब ए भी 1 आ गया, डी भी आ गया, तो अब क्या अपना सीक्वेंस लिखना चाहो तो लिख जाओगे, कितना हो जाएगा, फर्स्ट होगा, फर्स्ट टर्म वही है तो A1 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, होगा नहीं ना होगा। इसी तरह अगर अगर आगे बढ़ना चाहे 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे होता जाएगा कि नहीं। किसी कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला, S3n हमको S3n डिवाइड बाई S1 चाहिए था, लेकिन हमने n इज इक्वल टू 1 ले लिया है, तो n इज इक्वल टू 1 ले लिया है तो S3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा S1। अभी थोड़ी देर पहले हमने 3 का मतलब समझाया था, 3 का मतलब क्या था भाई, 3 का मतलब 3 टर्म का सम, 3 टर्म कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 और S1 मतलब वही फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1, तो कितना है 6:1 आया कि नहीं आया। इस हिसाब से मैंने भी आंसर लेके आया, अपना आंसर आ गया। तो शॉर्ट ट्रिक देखो कितना आसान हो गया, कितने छोटे में लग गया कि नहीं लग गया। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना, जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा वहाँ इसी तरह से जाना और किसी तरीके से मत जाना। चलें आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर समझते हैं बारी बारी से। कह रहा है कि एक जीपी है जिसके प्रथम 3 पदों का योगफल 21/4 है और उनका गुणनफल 27/8 है, तो जीपी का सर्वन पद बताओ। अब कहीं अगर तुमको जीपी, हम तो अभी थोड़ी देर पहले जीपी की डिफिनीशन बता दिए कि जीपी कैसे होता है। अब हम तुमको ये बताते हैं कि अगर जीपी में 3 टर्म मानना हो या 4 टर्म मानना हो, यानी कुल मिला के ऑड टर्म मानना हो, क्या मानना हो, ऑड। ऑड का मतलब अगर 3 टर्म मानना हो या 5 टर्म मानना हो कैसे मानोगे। फिर हम तुमको बताते हैं कि इवन टर्म मानना हो तो कैसे मानोगे, दोनों तरीके बताते हैं। अगर ऑड टर्म मानना हो तो बीच में क्या लिख देना ए, फिर आर से मल्टीप्लाई करना, ए आर स्क्वायर, इसी तरह आगे करते चले जाओगे, मिलता चले जाएगा। फिर इधर क्या करोगे, आर से डिवाइड करोगे, ए बाई आर, ये कितना हो जाएगा ए बाई आर स्क्वायर, इसी तरह इधर बढ़ते चले जाओगे, काम बनता चला जाएगा। ये इस कदर हम मानेंगे जिसका कॉमन रेशियो, जिसका सी आर जो होगा, सी आर होगा कितना स्मॉल आर, इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा स्मॉल आर। अब जब इवन हो, इवन हमको मानना हो, मतलब मान लो कहीं 4 मानना हो, 6 मानना हो, 8 मानना हो, 10 मानना हो, अगर इस कदर हमको मानना हो तो कैसे मानेंगे उसको भी ज़रा देख लो। ए बाई आर, बीच में लिखना ए बाई आर, इधर लिखना कितना ए आर, फिर कितना लिखना ए आर क्यूब, फिर इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, ए आर पावर 5 हो जाएगा, फिर इधर 1/r स्क्वायर करो कितना ए बाई आर क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए बाई आर का पावर 5, इसी तरह इधर बढ़ते आएंगे। अब इसका कॉमन रेशियो सी आर कितना आ जाएगा, इसका सी आर आएगा आर स्क्वायर, कितना आएगा आर स्क्वायर। इसका मतलब जब ऑड रहेगा तो उसका कॉमन रेशियो कितना रहेगा आर रहेगा, और इवन रहेगा तो इवन का कॉमन रेशियो आर स्क्वायर रहेगा। ये बात समझ में आया क्या, बिल्कुल ये बात कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रखना, एकदम बात क्लियर रखे रहना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रथम 3 पदों का योग, यानी हमको 3 पद मानने हैं। तो अब 3 पद क्या होता है, ऑड होता है कि इवन ऑड मानना, तो क्या मानेंगे ए आर स्क्वायर मान सकते हो। अब अपने आसानी के लिए, क्योंकि इसमें गुणनफल का है, तो हम ए बाई आर ए आई आर मानते, तुम कुछ भी मान सकते हो, बस यही एक अपने अकॉर्डिंग रखो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। नहीं तो क्या भाई, कोई भी टर्म मानो, विद दिन बैठ के कैलकुलेशन लगाओ, क्या दिक्कत। थोड़ा चालाकी से काम करेंगे। चलो देखो, हम 3 टर्म मानते हैं। 3 टर्म हम क्या माने भाई, हम 3 टर्म क्या मानते हैं, हम 3 टर्म मान लिए। पहला टर्म क्या मानते हैं हम, पहला टर्म मानते हैं ए बाई आर, फिर हम एक मान लेते हैं ए, फिर दूसरा हम मान लेते हैं ए आर। यहाँ तक बात समझ में आया।
अब कह रहा है तीनों पदों का योग 21/4 है, इन तीनों को जोड़ डालो, तो इन तीनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, a/r+a+ar को कह रहा है, ये कह रहा है 21/4 है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है। ये पहला कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन यहीं पे रहने दो। फिर क्या कह रहा है सेकंड कंडीशन के दियर प्रोडक्ट इज 27/8, इसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करोगे कितना हो जाएगा, a/r × a करोगे तो ये कितना आ रहा है, कह रहा है कि ये आ रहा है 27/8 आ रहा है। यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, यही आ रहा है। अब भाई आर आर से गया कट तो कितना आया, a³ आया 27/8, यही तो आया, कुछ और आया, यही आया। a कितना आया, a आया 3/2। ध्यान देखना, a आ गया 3/2। अब a 3/2 आया है तो इस समीकरण 1 में रख दो। फ्रॉम 1 पुट क्या आर एक वैल्यू आया 3/2, पुट a 3/2, तो कितना हो जाएगा, जरा गौर करके देखो भाई, क्या इक्वेशन था अपना, ये 1/r+a+ar यही सब कुछ तो लिखा गया, तो a की वैल्यू आया है कितना 3/2, तो कितना हो जाएगा 3/2r प्लस 3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/2r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये किसके बराबर था, 21/किसके बराबर था, 21/4 के बराबर था। ये किसके बराबर था, 21/4 के। अब देखो 3 से डिवाइड लग रहा, 3 से डिवाइड कर देते हैं सब जगह, 3×7 = 21, 7 हो जाएगा। देखो नीचे 2 से डिवाइड हो रहा तो 2, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 1/r+1 प्लस ये r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब 1 को भी इधर भेज देते, कितना हो जाएगा 1/r+r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। देखो इसके आगे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ये हमको पता है कि तुम सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन अब देखो इसके आगे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम करके दिखा देंगे, लेकिन क्या करना, इसके आगे सॉल्व मत करना, इसके आगे तुम बाई ऑप्शन चले जाना। किससे जाना, बाई ऑप्शन से। तो ऑप्शन में जाओगे क्या दिखेगा, देखो ऑप्शन में, इसमें देखो तुमको 2 और 1/2 दिख रहा, -3 में और -1/3 दिख रहा। इसमें से एक एक वैल्यू उठा के हम चेक कर लेंगे। जैसे हम पहला ऑप्शन उठाए 2 और 1/2 दिख रहा है, तो 2 और 1/2 दिख रहा है, तो यहाँ 2 और 1/2 रखो, तो यहाँ जैसे आर की जगह 2 रखते हैं, बाई ऑप्शन r इज इक्वल टू 2 रखते हैं, यहाँ लिख देते हैं बाई ऑप्शन, नहीं बाद में पता नहीं चलेगा r इज इक्वल टू 2 रख सके। बाई ऑप्शन r इज इक्वल टू 2 रखोगे कितना हो जाएगा 1/2 + 2 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 5/2 आया कि नहीं आया। और r इज इक्वल टू 1/2 रखोगे कितना हो जाएगा 1/1/2 + 1/2, ये 2 फिर 5/2 आएगा कि नहीं आएगा। देखो अपनी किस्मत सही था, पहले ये ऑप्शन से अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया कि नहीं आएगा, ये यही आया कि नहीं आया। अब तुम इस कदर नहीं करना चाहते तो भैया वही रास्ता अलग है कि फिर वही अल्टरनेट मेथड में देखो भाई, फिर इसको क्या करोगे, इसको देखो तिरछा मिर्छा गुड़ा करके करो, और क्या बताएं, इसको करोगे कितना हो जाएगा 1+r² इज डिवाइड 5/2 इंटू आर होगा, फिर इधर इसको कर दोगे 2r² - 5r प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। लो जी इसी को फैक्टर करना है, कर दें 2r² माइनस कितना 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। 2r कामन कर लोगे तो r -2 हो जाएगा, -1 कामन कर लो r -2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। r -2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2r - 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो r बराबर देखो 2 आया, r बराबर कितना आ गया 1/2। देखो मैं दोनों तरीके से सॉल्व कर दिया, अब तुम्हारे हाथ में तुम किस तरीके से वहाँ पे टैकल कर सकते हो। तरीके दोनों आसान है, मेरा तरीका पहले वाले पे जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप से लगा रहे हैं तो पहले वाले पे जाइएगा। अब जहाँ पे हमको सब्जेक्टिव टाइप में जहाँ हमको निकाल के दिखाना ही है तो फिर इस तरीके से जाइएगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप जा सकते हैं। चले आगे बढ़े हम लोग, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1² + 2² + 3² + डॉट 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 प्लस p² का मान क्या होगा। सम ऑफ n स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर्स के क्या होते हैं भाई, n नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता है, कुछ याद है, n+1 इंटू 2n+1 /6 होता है। यहाँ कहीं दिख रहा है, देखो ये आप n की जगह p है तो क्या हो जाएगा p+1 2p+1 /6 हो जाएगा, यही तो होगा, कुछ और होगा। देखो ये अपना सी वाला पोर्शन सही है। अब देखो इसको मैं तुमको एक तरीके और बताऊंगा, एक तरीका और बताने इन द सेंस ये है कि एक तरीका और इस तरीके से बताएंगे ताकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जैसे
उसमें n मिलता जुलता रहेगा, तो उसमें क्या किया जाता है, तो अपने टर्म को छोटा किया जाता है। अब जैसे हम यहीं पे पी स्क्वायर है, अब पी टर्म के लिए हम क्यों सॉल्व करें। अब ये बात दूसरा है कि हमको इसका वैल्यू पता रहता है, हम इतना दिन से पढ़ रहे हैं, इसका वैल्यू याद है तो हम जल्दी से लिख दिए। अगर सोचो ऐसा ही कुछ ऐसा इक्वेशन आके हमको भेटा जाए, या ऐसा इक्वेशन आके हमको मिल जाए जिसमें हमको ये इक्वेशन कह रहा हो, या ऐसा सीक्वेंस आके हमको मिल जाए जिसको हम देख के ना सॉल्व कर सके कि ये ऐसे लगेगा, तो हम इतना पी टर्म के लिए या एन टर्म के लिए अपना माथा पच्ची क्यों करें। हम इसमें से कोई छोटा सा टर्म उठाते हैं। अब जैसे p इज इक्वल टू 1 ले लोगे, तो p इज इक्वल टू 1 लिए, तो फिर p इज इक्वल टू 1 के लिए ऑप्शन चेक कर लेना कहीं ऑप्शन बराबर तो नहीं हो रहा। ऑप्शन बराबर हो गया, फिर तनिक भी रिस्क मत उठाना, तुरंत तो उस वैल्यू से उठ के भागो, फिर p इज इक्वल टू 2 ले लेना। हम चलो p इज इक्वल टू 2 मान के शुरू करते हैं। p इज इक्वल टू 2 मान के शुरू किए, अब 2 से शुरू किए तो फिर 2 पे भी चेक कर लेना, 2 पे भी वैल्यू बराबर तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो 2 से कंटिन्यू करो। तो 2 का मतलब हुआ क्या, 1 स्क्वायर, अपना सीक्वेंस क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, क्योंकि p इज इक्वल टू मैंने 2 लिया, यही तो बना, कुछ और बना है। कितना बना भाई, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना बना, 5 बना कि नहीं बना। अब इसमें से कोई p इज इक्वल टू 2 रखो जिसमें 2 रखने पे अपना वैल्यू 5 आ जाए, वही अपना आंसर है। तो चलो सी हमने माना तो सी को चेक कर देता हूँ, बाकी ऑप्शन अपना मैंने आपसे चेक कर लेना था। यहाँ हमने 2 माना तो 2 हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ये 6 के साथ ये कट गया, देखो 5 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे जाना है तरीके से। अभी ख़त्म होने से पहले अभी एलटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा। एक क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड, अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, अभी देखूंगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब एन टर्म के आए तो उसको अपने छोटे नंबर में तोड़ लो। जैसे एन टर्म्स के लिए हम जनरल टर्म्स के लिए क्यों सॉल्व करें, हम कुछ नंबर के लिए सॉल्व कर लेते हैं, यानी इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व कर ले, यानी इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ एन इक्वल टू 1 रखने पे देखो, ये 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 2, ये भी 1 दे देगा। अब यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा 2, ये देखो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये भी 1 दे देगा, यानी इक्वल टू, यानी p इक्वल टू 1 के लिए, इसलिए हमने p इक्वल टू 1 नहीं लिया। लेकिन 2 पे गया तो 2 पे कोई वैल्यू सेम नहीं आ रहा, तो हम रख सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं, उसको लगाते हैं। कह रहा है कि यदि 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी समांतर श्रेणी में है, ये तीनों टर्म्स दिए गए हैं, कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है। तो दोस्त हम जानते हैं समांतर श्रेणी में होता है तो उसके बीच का कॉमन डिफरेंस जो होता है कांस्टेंट होता है, बराबर होता है, या इंडिपेंडेंट ऑफ एन होता है। ये सब सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ 3 पार्ट में। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए, 3-4 ही वीडियो बने हैं, अगर आप देख लेंगे तो इससे बताता रहा हूँ, उससे ज़्यादा या उससे बाहर से कुछ आना नहीं है, सब उसी से आना। थ्योरी पार्ट उतना सफिशियंट है, उससे ज़्यादा क्या पढ़ोगे यार, वो बहुत लेवल के थ्योरी है, ऐसी बात नहीं है। चलो देखते हैं, यहीं लगा दें कि अब दूसरा पेज ले लेते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या टर्म्स हैं, 1/b प्लस सी है, 1/c प्लस ए है, एंड 1/a प्लस बी है। कितना है, 1/b प्लस सी है, 1 कितना है भाई, c प्लस ए है, और क्या है 1/a प्लस बी। यही सारे दिए हैं, और इसको कह रहा है कि इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। ध्यान से देखो, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस बात को हमको कह रहा है। अब कह रहा है कि अगर इसमें है तो इन सब ऑप्शन को देख के हिसाब से हमको चेक करना है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी ए पी में है, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है, 1/a 1/b 1/c ए पी में है। इन सारी चीज़ों को हमको चेक करना है, तो हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल तो पहले जो बोला हमको उसी से शुरुआत करते। कह रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो मतलब a2 माइनस a1 करे, फिर a3 माइनस a2 करे, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस आपस में बराबर आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा भाई, 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी इक्वल टू, ये बराबर आएगा 1 किसके, a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तिरछा गुणा उगड़ा करके सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ये कितना हो जाएगा, c प्लस ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई, ये डिवाइड बाई c प्लस ए इंटू बी प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये इधर कितना हो जाएगा भाई, c प्लस ए, ये कितना हो जाएगा माइनस a प्लस बी, ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाई a प्लस बी
इंटू सी प्लस ए होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। सी प्लस ए, देखो सी प्लस ए इधर से कट रहा, मैंने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाले पोर्शन में देखो क्या कट रहा, सी देखो इधर कट रहा, सी इधर कट रहा, तो कितना हो जाएगा बी माइनस ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बी प्लस सी, इक्वल टू इधर देखो ए पोर्शन कट रहा है, कितना हो जाएगा सी माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब देखो इसको क्या करते हैं, देखो इसको बी प्लस ए कर दे, बी प्लस ए से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि बी माइनस ए इधर बी प्लस ए मल्टीप्लाई करोगे, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए यानी वही ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। ये बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा सी प्लस बी कर दे इसको, तो कितना हो जाएगा सी की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। अब बी की स्क्वायर को इधर उठा लाओ, इधर लाओगे कितना हो जाएगा 2b की स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा कि ए की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हमने बताया था कि अगर ए बी सी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम जानते हैं कि अगर ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाले का डबल बाकी दो के सम के बराबर होता है। तो यहाँ देखो बीच वाले का डबल बाकी दो के सम के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर सी की स्क्वायर किस में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है? ए पी है कि नहीं है? देखो ऑप्शन में ऐसा कहीं दिया गया है क्या? ये देखो अपना बी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। कह रहा है जीपी का पहला पद 1 है, यदि तीसरे और पांचवें पदों का योग 90 है, तो फिर जीपी का सार्वनुपात क्या होगा, यही हमको बताना है। तो पहला क्या कह रहा है, जीपी का पहला पद हमको कह रहा था, जीपी का पहला पद अगर हम मान ले ए है तो ए इज इक्वल टू कितना है? 1 है। यदि तीसरे और पांचवें पद का योग 90 है, तीसरे और पांचवें पद का तीसरा टर्म निकालो तो कैसे निकालते हो भाई? ए आर स्क्वायर, और पांचवा टर्म निकालते हो तो कितना हो जाता है? ए आर पावर 4 लिखते हो कि नहीं लिखते? अब यही तीनों का टर्म जोड़ रहा है, कह रहा है कि एक आर की स्क्वायर प्लस ए आर पावर 4, यही कह रहा है 98, क्योंकि ए की वैल्यू 1 दिया गया तो ए आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 कितना आया? 90 आया। अब देखो इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करने की ज़रूरत मतलब क्या है कि ऑप्शन से हम जाएंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे थोड़ा तुमको लंबा टाइम लग जाएगा, तो ऑप्शन से जाएंगे। क्योंकि रेशियो बोला था, कॉमन रेशियो पूछा है तो हमको कॉमन रेशियो ही तो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हम एक एक वैल्यू उठा के चेक कर लेंगे। अगर हम आर इज इक्वल टू पहला ऑप्शन उठाए 3 उठाएं तो 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 है यहाँ, नहीं जो ब्रैकेट के अंदर बंद किए देखो ये, तो इधर रखोगे आर इज इक्वल टू 3 रखोगे कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 त्रिक और ये T5, यहाँ देखो यहाँ 4 है ना, ये देखो यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 4 है, तो कितना हो जाएगा? चले आगे बढ़े, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ 9 हो गया, तो यहाँ 3 पावर 4 होता है 81, कितना आ गया भाई? 90 तो आ गया, तो पहले ही ऑप्शन पे मिल गया, तो यानी अपना पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नहीं समझ में आया? अगर पहला ऑप्शन नहीं मिलता, मान लो यही 3 सेकेंड ऑप्शन पे होता, फिर सेकेंड ऑप्शन पे चेक करते, अगर सेकेंड ऑप्शन पे नहीं बोलता थर्ड ऑप्शन चेक करते, किसी न किसी एक ऑप्शन पे तो मिल ही जाएगा अगर कैलकुलेशन सही किए हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? जो कह रहा हो उसको देखते हैं। कह रहा है कि √2 देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ ये लग रहा है, इसको थोड़ा सही कर लेना है। सही क्या करना भाई? हम बता रहे हैं, कहाँ टेंशन ले रहे हो, हम बता रहे हैं ना भाई। इसमें √2 जो स्टार्टिंग में √2 नहीं, ये वाला पोर्शन को हटा देना, ये वाला √2 को हटा देना, ये √2 नहीं है। इस पे कलर को फिल कर देता हूँ ताकि ये दिखे ना, ये √2 हटा दो। ठीक है, बस अब चलो सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या दिया गया है? ये 2 कामा √2 कामा 4 डॉट डॉट, ये कह रहा कि 128वां कौन सा टर्म होगा, वही हमसे बताना है। पहले ध्यान से देखो हमको दिया क्या गया। देखो इसमें पिछले टर्म से डिवाइड लगाएंगे, कितना आएगा? √2 आएगा, इसको फिर इसमें डिवाइड कराएंगे, फिर √2 आएगा, तो इसका कुल मिला कि एक जीपी है, ये जो दिया गया है एक क्या है? जीपी है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो है 2। 2 ही तो है, कुछ और है नहीं, 2 नहीं है, √2 है। कॉमन रेशियो कितना है? √2 है। चलो जब हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, इस हिसाब से फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना भाई? फर्स्ट टर्म है 2।
हमको कॉमन रेशियो आर मिल गया, फर्स्ट टर्म ए मिल गया, तो अब हमसे पूछ लेगा कि 128वां कौन सा टर्म होगा। तो हम 128 को मान लेते हैं अपने इस जीपी का एनवा टर्म है। अगर ये 128 अपने जीपी का एनवा टर्म है तो टी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, जिसका फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन रेशियो आर हो तो कितना होता है, ए आर पावर एन माइनस वन होता है कि नहीं होता। ए कितना है अपना, ए है अपना 2, आर कितना है √2, आर पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, यही दिया गया अपन लोग को 128। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 से इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 64। तो ये कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो n माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बेस समान है घाते बराबर हो जाएंगे। कितना हो जाएगा भाई, n इज इक्वल टू 13 आएगा कि नहीं आएगा। यही n इज इक्वल टू जो 13 आया, यही अपना क्या है, आंसर है। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13वां पद होगा, कहीं लिखा गया, देखो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, 30th टर्म आएगा। यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों के एम और जीएम क्रमशः 8 और 5 हैं तो समीकरण क्या होगा, इसको हमको बताना है। तो पहले इसकी थ्योरी पार्ट को जरा गौर से देखिएगा, हम समझा रहे हैं क्या होगा। तो थ्योरी पार्ट क्या है भाई, देखो जरा, इस बार थोड़ा पेन बदल देते हैं और इसको ध्यान से देखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलो देखो क्या है, अगर ए एंड बी, ये जो ए और बी दिया गया है, अगर इसको कह दें कि ये टू रियल पॉजिटिव अनइक्वल नंबर है, टू रियल पॉजिटिव अनइक्वल नंबर, ये अगर हमको दिया गया है नंबर, अगर ऐसा कहीं दिया गया है और इन दोनों का ए एम की बात करें, अगर इसका अरिथमेटिक मीन अगर हम कह दें ए है और इसका कह दें ज्योमेट्रिक मीन अगर कह दें इसका जी है, ठीक। ए क्या है, इसका अरिथमेटिक मीन है, जी क्या है, इसका ज्योमेट्रिक मीन है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड्स बाई 2 निकालना बताए थे। जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √ab होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब यही ये ए हो गया, जी हो गया, तो यही अगर अब इसका क्या होगा कि एक इसका थ्योरम होता है कि अगर ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर ए और बी रूट्स इक्वेशन के रूट्स हैं, देन तब क्या होता है इक्वेशन भाई, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस कितना जी की स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहाँ अपना ए क्या है, अरिथमेटिक मीन है, जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। अभी ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है अब उसको समझते हैं, उसको समझेंगे तो ए की वैल्यू आएगा, जी की वैल्यू आएगा, ए और जी की वैल्यू उठा के यहाँ ला कर रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो देखते हैं फिर क्या कह रहा है। ये क्या हो गया भाई, आजा, ये रहा। तो क्या कह रहा है कि इस समीकरण के ए एम जो है, ए दिया गया है कितना, ए दिया गया है अपन लोग को 8, ए दिया गया 8 और बी इज इक्वल टू कितना दी, और ये कह रहा है कि जी समीकरण के जी एम जी कितना दिया गया है 5। यदि द्विघात समीकरण के मूलों के ए एम और जी एम 8 और 5 है तो समीकरण क्या बताए थे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस कितना जी की स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही तो बताएं, कुछ और बताएं। ये बताया हो तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये है कि हम जब यहाँ यूज हुआ तो इसको उस हिसाब से बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2a, कितना है भाई, ए है अपना 8, कितना हो जाएगा -16x, ये कितना हो जाएगा, जी की स्क्वायर कितना हो जाएगा +25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यही अपना आंसर कहीं लिखा है, एक्स स्क्वायर -16x +25 इक्वल टू 0। देखो अपना बी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या सा क्वेश्चन है उसको देखते हैं, बारी बारी से लगाते हैं, उसके थ्योरी पार्ट को देखते हैं। इसी बेहतरीन तरीके से हम पूरे सेशन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन ये एकदम नहीं है। अभी देखो कैसे इसको उड़ाते हैं। कह रहा है कि एपी में एस एन इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर लिखा गया, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें एस एन कह रहा है क्यू एन स्क्वायर है,
क्वेश्चन में जो बोले उसको पढ़ते जाओ, उसको लिखते जाओ, उसको समझते जाओ। लिखने का मतलब क्या है कि उसको समझो, दिमाग में क्या बैठाते जाओ, क्या बोल रहा। कह रहा कि एस एन इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर हमको दिया गया है। तो एस एन इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर दे रहा था, देखो हमने इसको मेंशन कर दिया, एस एन दिया गया। फिर कह रहा है कि एस एम इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर दे रहा, क्यू एम स्क्वायर दे रहा। भाई हम इसको भी चर्चा में ले लेते हैं कि एस एम इज इक्वल टू कितना है, क्यू एम स्क्वायर है। यहाँ तक बात समझ में आया। फिर कह रहा है एस क्यू किसके बराबर होगा, यही बताना है हमको। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ध्यान से समझो कि हम में क्या ज़रूरी है कि इसके हम एन टर्म्स के ऊपर ही जाएं। क्यों भाई, क्या हमको लिए ज़रूरी है कि हम इसके एन टर्म्स से ही सॉल्व करें? नहीं ज़रूरी है भाई, तुम्हारी क्षमता के ऊपर है। अगर तुम इसको सॉल्व कर सकते हो एक दो टर्म बना के तो उससे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एपी में कह रहा है अगर हम सोचे एक दो टर्म्स लेके एपी हम बना ले जाएं तो अपना काम कितना आसान हो जाएगा। चलो एस एन इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर दिया गया, एस एन इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर दिया गया। तो अगर हम तुमसे पूछें एस वन कितना होगा, बता सकते हो? जब एन इज इक्वल टू वन ले लिया कितना हो जाएगा, क्यू होगा कि नहीं? एन इज इक्वल टू वन लिए तो कितना हो जाएगा, क्यू। एन इज इक्वल टू वन रखोगे तो क्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी तरह अगर एस टू तुमसे पूछे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एस एन इज इक्वल टू अगर क्यू एन स्क्वायर है तो उसके आगे क्या कर रहे हैं देखो। एस टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, एस टू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4। ए टू रखोगे तो 4 हो जाएगा। 4 क्यों होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब हम जानते हैं कि एस टू आता कैसे है, फर्स्ट टर्म में डी जोड़ के। फर्स्ट टर्म में जोड़ते हो तभी तो सेकेंड टर्म वाला आता है। देखो पहले ध्यान से सुनो, एस टू का मतलब क्या हुआ, पहले वो एस टू का मतलब समझो। जैसे अपना क्या है, ए, अगर अपना एक ए पी ए हो, ए प्लस डी हो, ए प्लस टू डी हो, इसी तरह आगे बढ़ रहे हो तो अपना एस टू क्या होगा, फर्स्ट दो टर्म का सम। अब ये फर्स्ट टू टर्म का सम आया है 4 क्यों, और फर्स्ट टर्म कितना है क्यों, तो सेकेंड टर्म क्या रहा होगा, बता दो भाई। सेकेंड टर्म 3 क्यों रहा होगा कि नहीं रहा होगा? अब देखो यहीं से बात समझ में आ जाएगा कि अगर इसमें अब कह रहा है कि अपना फर्स्ट टर्म क्या है, कि अपना देखो सीरीज लिख रहे हैं, कह रहा है कि अपना फर्स्ट टर्म क्यों है, सेकेंड टर्म 3 क्यों है, तो इस हिसाब से कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना आएगा बता सकते हो? 2 क्यों आएगा कि नहीं आएगा? इस हिसाब से हमको मिल गया क्या है, अगर फर्स्ट टर्म अपना क्यों है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 क्यों है, तो एस क्यों हम नहीं निकाल पाएंगे भाई। कितना हो जाएगा, क्यों बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 2 ए कितना आया, क्यों 2 क्यों प्लस क्यों माइनस 1, क्यों माइनस 1, डी कितना आया, डी आया है 2 क्यों। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई। ये कितना हो जाएगा, क्यों डिवाइड्स बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2 क्यों, ये कितना हो जाएगा 2 क्यों का स्क्वायर माइनस 2 क्यों, ये होगा कि नहीं होगा? ये पोर्शन कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, क्यों। क्यू को पावर 3 कहीं लिखा गया, देखो अपना बी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। देखो इस तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से जाना बेहतर है, क्योंकि इससे देखो हमें अपना ओ क्या कहते हैं कि पूरा शक्ति यूज करना नहीं पड़ा, थोड़ी शक्ति यूज करने पे ये अपना आंसर आ गया। और सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी गलत करने की बहुत कम है, क्योंकि हम एन टर्म्स से जा ही नहीं रहे। देखो जब एन टर्म्स से जाओगे काफ़ी ज़्यादा लिखना रहेगा, दिमाग ज़्यादा काम करोगे, तुम भी हवाए रहोगे कुत्तों जैसा, तो फिर वो थोड़ा जाके बीच में गलती हो सकता है। अब देखो मैं आपको कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये सब बुरा मत मानो। कुत्तों जैसे मतलब क्या है कि जैसे क्या, जब कोई कुत्तों के पीछे पड़ जाए, कुत्तों ना भागते हुए हाँफते हुए भागता, उसी तरह जैसे हम हमको टाइम कम मिले और लगा लिखना पड़े, जनरल टर्म के थ्रू लगाना पड़ेगा, लगा इसको लगाओ नहीं तो टाइम चला जाएगा, तो अपनी स्थिति वहाँ पे कुछ वैसा ही हो रखा रहता है। तो कुछ इस तरीके से जाना, अपना टाइम काफ़ी हद तक बच जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखो सारी चीज़ें बताएंगे, बस ज़रूरी है कि आपको समझने की और पढ़ने की। कह रहा है कि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0 के मूल समांतर श्रेणी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसके जो रूट्स हैं, ये जो हमको इक्वेशन दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर 39x माइनस 29 के जो रूट्स हैं, ये कह रहा है कि ये किसमें भैया, ये कह रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो 3 पावर है तो रूट्स इसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 रूट्स होंगे। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर तो इसके मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं, तो 3 रूट्स को कैसे मान सकते हो भाई, जरा गौर करके बताओगे। ए पी है तो ए माइनस डी, ए प्लस डी मान सकते हैं कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर क्यों मान सकते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए पी ऐसे माना जाता है।
ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमको इक्वेशन दिया गया, तीनों रूट्स हमको पता लग गए, तो सम ऑफ रूट्स बताओगे कितना हो जाएगा। अगर हम तीनों को जोड़ के लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा बताओ। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी अगर हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हम देखो सिंगल सिंगल रूट से लिए हैं, तो कितना हो जाएगा -1 के पावर कितना 1 इंटू बी बाई ए, एक कम करोगे कितना आएगा माइनस बी कितना हो जाएगा -12/1, ये कितना हो जाएगा 12। तो इसको देखो क्या क्या कट रहा है, डी डी कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 3a बराबर कितना हो जाएगा 12। ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 4। ए बराबर हमको कितना मिल गया, ए बराबर हमको मिल गया 4। अब ए बराबर 4 मिल गया तो बाकी टर्म को हम निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस यानी हमको डी चाहिए था, तो डी निकालना है, तो चलो डी निकाल देंगे। तो डी निकालने के लिए क्या करना ना दोस्त, ऐसे करो, डी निकालने के लिए इन जो अपना रूट्स है ए माइनस डी ए प्लस डी का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहीं कर दे रहा हूँ, तो ए माइनस डी ए प्लस डी का मल्टीप्लाई किया तो 3 ले रहे हैं, तो 3 घटाओगे तो कांस्टेंट अब कितना हो जाएगा -1 के पावर 3 इंटू -28 डिवाइड्स बाई 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। ए कितना है भाई 4 आया, ए की स्क्वायर माइनस डी की स्क्वायर यानी 16 माइनस डी की स्क्वायर आ जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 28। तो ये कितना हो जाएगा भाई 16 माइनस डी की स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, 4 7 28, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +-3। डी इज इक्वल टू कितना है भाई +-3 आया। देखो ऐसे ऑप्शन में कहीं दिख रहा है डी इज इक्वल टू +-3, ये देखो अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यही अपना ऑप्शन है, यही अपना करेक्ट है। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं और फिर उसको हम बारी बारी से लगाते हैं, क्या कहता है क्या नहीं देखते हैं। कह रहा है कि एपी में पीवा पद क्यों है और पी प्लस क्यूआ पद 0 है, तो क्यूआ पद है, इसको हमको बताना है। तो इसको क्या करते हैं, इसको लगाने का क्या है, जनरल तरीके से भी जाएंगे लग जाएगा। इसको एक जैसे क्या होता है कि अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जो उसका एनवा टर्म होता है टी एन जो होता है, अगर उसको हम मानना चाहें तो ए एन प्लस बी टाइप का हम मान सकते हैं। तो अगर यहाँ पीवा पद कह रहा है तो ए पी प्लस बी इज इक्वल टू क्यू मान सकते हो। इसी तरह पी प्लस क्यू पद कह रहा है तो उसी को क्या कह सकते हो, ए पी प्लस क्यू प्लस बी इक्वल टू 0 कर सकते हो। फिर उस टर्म्स को सॉल्व करके क्यों कुछ समय कुछ आएगा, फिर क्यों टी क्यू को इसी तरह मान के निकालेंगे तो लग जाएगा। लेकिन हम चलो जैसे बता रहे हैं इस तरीके से भी लगाओगे तो लग जाएगा। कैसे लगेगा भाई, क्वेश्चन में कह रहा है टीपी जो दिया गया पीवा पद यानी टीपी निकाल रहे हैं, लैग कर रहा है, थोड़ा आगे पीछे कर दो सही हो जाता भाई। इस चीज़ के लिए इसको तो 100 तोपों की सलामी देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई, टीपी यानी पीवा टर्म कितना हो जाएगा क्यों, फिर क्या हो जाएगा भाई टी पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यही हमको क्वेश्चन में अभी तक दिया गया। हमसे पूछा क्या गया, टी क्यू पूछा गया, टी क्यू कितना होगा यही बताना है। तो चलो हम इसको बता देते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब टी पी इज इक्वल टू, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लगा देते हैं। आज की स्लाइड में जगह ज़्यादा बड़ा करने के चक्कर में ना ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, नीचे स्पेस नहीं छूटा, कम छूटा। अगली स्लाइड में ध्यान रखेंगे कि नीचे स्पेस छोड़ दें। तो कितना आ जाएगा, टी पी इज इक्वल टू कह रहा है क्यों है, टी पी इज इक्वल टू क्यों है, जिसका फर्स्ट टर्म ए है तो ए पी -1 डी इज इक्वल टू क्यों होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट टर्म हो गया। फिर कह रहा है टी पी प्लस क्यू टर्म्स जो है कह रहा है 0 है, तो कितना हो जाएगा ए प्लस पी प्लस क्यू -1 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लो कितना सेकेंड टर्म मान लो। अब फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो, कितना हो जाएगा भाई, फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे कितना आएगा, कर दो, ये आ जाएगा भाई। ये देखो ए कट जाएगा तो कितना बचेगा, इधर p माइनस बचेगा, इसमें क्या बचेगा p प्लस क्यू -1 पूरे का d इज इक्वल टू कितना बचेगा q। देखो इसमें से क्या क्या कट रहा है, p पोर्शन कट रहा है नहीं कट रहा, देखो p कट गया, ये -1 ये +1 1 पोर्शन कट जाएगा, ये बचा कितना, बचा -q d इज इक्वल टू क्यों बचा कि नहीं बचा। इस हिसाब से अपना d इज इक्वल टू आया -1, क्या है भाई d इज इक्वल टू कितना आया -1। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, अपना d आया -1, तो पहले वाले क्वेश्चन से देखो फ्रॉम 1, अगर d इज इक्वल टू -1 आया तो पहले वाले से रख दो, कितना आ जाएगा भाई
पहले वाले से रखोगे तो ए प्लस अगर पी माइनस वन, डी की वैल्यू आया -1 इक्वल टू कितना, क्यों लिखा, तो ए की वैल्यू कितना आएगा भाई, ए की वैल्यू आएगा, इसको सबको उधर भेज दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, सीधे लिखने पी प्लस क्यू माइनस वन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल यही आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमको ए मिल गया, डी मिल गया, तब हमको टी क्यू निकालना, तो टी क्यू निकालना हो तो नहीं निकाल पाओगे क्या भाई। अब हमको क्या निकालना, हमको टी क्यू निकालना। टी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन, डी होगा कि नहीं होगा। तो ए कितना आया था, ए आया था, बी मैंने निकाल कर लाया, पी प्लस क्यू माइनस वन, फिर प्लस क्यू माइनस वन, डी कितना है -1। सॉल्व कर दो भाई। ये कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस वन, इधर करोगे -q+1, माइनस क्यू ये कट जाएगा, कितना बचेगा भाई, ये 1 कट जाएगा, बचा कितना, आया कितना, पी आया कि नहीं आया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे बढ़ें। आगे क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को समझते हैं। यही अपना आंसर है, देखो ऑप्शन में पी दिख रहा होगा। हाँ पी है क्या, फर्स्ट ऑप्शन देखो अपना करेक्ट है। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है बहुभुज के आंतरिक कोण एपी में है। कोई, अब बहुभुज में ये नहीं कह रहा कितने भुजा का है, लेकिन ये कह रहा है बहुभुज है जिसके आंतरिक कोण अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है। अब मान लो एन भुजा हो उसमें, तो एन पॉलीगन की बात कर रहा है वो, तो चलो ठीक है। सबसे छोटा कोण कह रहा है 120 डिग्री और सर्वांतर उसके 5 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगा वही बताना है। अब इसमें कितना एंगल है, क्या है, ऐसा कुछ हमको कुछ दिया नहीं गया। एंगल मतलब क्या, कितने साइड्स हैं, कितने साइड्स का बहुभुज बता रहा है, ऐसा कुछ दिया नहीं गया था। लेकिन हम कुछ चीज़ें जानते हैं, उसी हिसाब से इसको हम लगा देंगे। कह रहा है कि सबसे छोटा एंगल अगर ए पी में है, तो इसे कह रहा है सबसे छोटा एंगल मतलब इसको हम ए मान ले। और कह रहा है सर्वांतर 5 डिग्री है, तो इसको हम डी मान ले। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे भुजाओं की संख्या पूछा है, भुजाओं की संख्या हम बता देंगे। तो सबसे पहले देखो आंतरिक कोण की बात कर रहा था। आंतरिक कोण का एक हम फार्मूला पढ़े थे, कुछ याद करो, याद करो, थोड़ा दिमाग जोर लगाना। हमेशा कुछ बताए हैं कि नहीं बताए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन कितना होता भाई, n-2 इंटू 180 डिग्री। याद है कुछ, इसी के बराबर होता है कि नहीं होता, इसी के बराबर होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसको सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है उसको कह रहा है कि 120 डिग्री है। और कॉमन डिफरेंस डी की बात कर रहा है, किसके डिग्री के बराबर है, 5 डिग्री के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब यही कह रहा है कि यही तो है, कुछ और है। अब कह रहा है कि अगर हम देखो, हमको क्या कह रहा है कि हमको बताना कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं। अब इसको नंबर ऑफ साइड्स बताने के लिए तो जो हमको ए और डी दिया गया है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल फार्मूला ये होता है। स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री दिया गया, उसको कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है 5 डिग्री है। इसके हम सम को निकाल लें। सम को निकालने मतलब क्या है, जो ए और डी दिया गया इसके थ्रू सम निकाल लें, और n-2 इंटू 180 डिग्री से सम निकालेंगे, दोनों बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो लिखा गया है, ये एस एन जो लिखा गया है, ये कुछ और नहीं एस एन है कि नहीं है। ये जो टर्म्स लिखे गए हैं कुछ और नहीं एस एन ही तो है कि नहीं है, बताओ। ये जो लिखा गया टर्म, ये वाला टर्म जो लिखा गया, ये फार्मूला लिखा गया है, ये कुछ और नहीं, क्या एस एन ही तो है कि नहीं है। एस एन बराबर कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 80 डिग्री। तो एस एन का फार्मूला हम पढ़ के आए, कितना, n/2 प्लस 2a प्लस n-1d होता है कि नहीं होता, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये कितना हो जाएगा भाई, n/2 2a की वैल्यू कह रहा है 120 डिग्री है, कितना हो जाएगा 240 डिग्री, प्लस ये n-1 इंटू 5 होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना, n-2 इंटू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको जितना सॉल्व करोगे उतना माथा पच्ची करोगे, ये फंसते चले जाओगे। तो इससे करो ना, यहाँ से हमको एन की वैल्यू पता करना थी। एन की वैल्यू 4 ठो ऑप्शन में किस लिए दिया गया, उसको वहाँ यूज करते। मैं होता इसी के थ्रू जाता, तो एन की वैल्यू इसमें से उठा लेते। क्या 9 16 11 से, पहला ऑप्शन 9 है तो 9 को उठाते हैं, 9 के रख के चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 9 रखेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/2। ये कितना हो जाएगा 240। ये कितना हो जाएगा, 9 रखोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8×5 = 40। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9/2 इंटू कितना, ये हो जाएगा 280।
होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। 280 हो जाएगा, कितना कटे हुए? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 एकम 2 चौके 88, एक कितना हो जाएगा भाई? 1260। यही तो आएगा, कुछ और आएगा? यही आएगा। इधर रख के देखो, क्या 9 रखना है तो 9 माइनस राइट हैंड साइड में रखो, कितना आ जाएगा? 9 माइनस 2 इंटू 180, ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 180, ये कितना हो जाएगा? 70। ये कितना हो जाएगा? 7 8 56, 7 1 का 7 है, 5 12। देखो दोनों तरफ बराबर आ गए। ये इसका मतलब क्या है? पहला ही ऑप्शन तो मिल गया यार। अपना ऑप्शन तो इस समय सही चल रहा है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन है क्या होगा? यही मैच कर रही है। कितना है भाई? एन की वैल्यू कितना है? 9। उसमें कितने साइड्स होंगे? 9 साइड्स होंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, उसको देखते हैं। कह रहा दो गैर शून्य संख्याओं का योग 6 है। दो गैर शून्य संख्याओं का योग 6 है, उनके व्युत्क्रमों का न्यूनतम मान क्या होगा, इसको बताना है भाई। चलो फिर, यानी a प्लस बी, अगर वो ये क्वेश्चन में यही तो दिया गया कि a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू कह रहा है 6 है, तो 1/a प्लस 1/b के न्यूनतम वैल्यू बताना है, ये हमको बताना है। चलो देखते हैं, तो इस बात को समझते हैं। कैसे समझेंगे? क्योंकि जब हम थ्योरी पार्ट बढ़ा रहे थे तो उसमें हमने एक पार्ट पढ़ाया था, याद है? कुछ ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है, जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम होता है कि नहीं होता? बताओ, कुछ याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद है। अब देखो क्वेश्चन में अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें, किसको, कि ए भी तो बताएगा कि अरिथमेटिक मीन जो होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा कि नहीं होगा? बताओ जी, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये बताएगा कि नहीं बताएगा? अगर ये बताएगा तो इसी पोर्शन को लेके हम सॉल्व करेंगे कि अरिथमेटिक मीन जो होता है ये ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है, उससे बड़ा हो। ज्योमेट्रिक नहीं, हार्मोनिक मीन को लेके लगाएंगे हम। हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है कि नहीं होता? होता है। तो इसका मतलब अगर दो नंबर ए और बी हैं तो इसका मतलब ए प्लस बी डिवाइड्स बाई 2 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसके? 2 डिवाइड्स बाई 1/a प्लस 1/b के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि ए प्लस बी जो है ये कितना है? दोनों का सम है, क्या है? 6 है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 6 डिवाइड बाई 2 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 डिवाइड्स बाई कितना हो जाएगा? ये 1/a प्लस 1/b। ये कटेगा, कुछ काट दो, कितना हो जाएगा? 3। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ये कितना हो रहा है भाई? ये देखो, इसको 3 हो जाएगा, इसको भेजोगे 2/3 हो जाएगा। कितना? क्या 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2/3 लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा था कि इसका इसके रेसिप्रोकल का, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? इसी का मिनिमम वैल्यू ही तो पूछा था, तो कितना आया भाई? मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/3 आएगा कि नहीं? उसके आगे तो बड़ी संख्या आती जाएंगी, बड़ी संख्या आती जाएंगी, लेकिन हमसे पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, क्या होगा? कितना आ जाएगा? 2/3। यहाँ कहीं पे दिख रहा है 2/3 ऑप्शन में, देखो सी ऑप्शन अपना करेक्ट है, 2/3। चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि एपी के प्रथम और अंतिम पद 1 और 1 11 हैं। यदि पदों का योग 48 है तो पदों की संख्या क्या होगा, यही हमको बताना है। एपी के प्रथम और अंतिम पद 1 और 11 हैं, यदि पदों का योग 48 है। पहला पद क्या है? 1 है, और लास्ट टर्म क्या है? 11 है। चलो फिर लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट टर्म अपना क्या कह रहा है? फर्स्ट टर्म 1 है, और लास्ट टर्म जो कह रहा है, लास्ट टर्म जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है? 11 है। ठीक है, अगर इतना कुछ दिया गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जो कहेगा उसको सॉल्व करते हैं। फिर कह रहा है कि इफ सम इज 48, अगर ये फर्स्ट टर्म दिया गया है, ये लास्ट टर्म दिया गया है, तो इसका सम कितना होगा? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यही तो होता है, कुछ और होता है। इसी को बोल रहा है कि कितना दिया गया? 48 दिया गया। कोई दिक्कत नहीं होगा। ये n/2 होगा, ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 48। इसको काट देंगे, 4 आएगा। ये n इज इक्वल टू कितना आया? 8 आया। n इज इक्वल टू कितना आया दोस्त? 8। n इज इक्वल टू 8 कहीं दिख रहा है? 8। देखो अपना सी ऑप्शन करेक्ट है नहीं करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। यदि जीपी का दूसरा पद 2 है, इसके अनंत पदों का योग 8 है, तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। अगर एक जीपी लिखोगे तो कैसे लिखते हो? ए आर स्क्वायर, इसी तरह लिखते हो कि नहीं लिखते? लिखते।
तो ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है। तो ये इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, ए आर इज इक्वल टू कितना कह रहा है, सेकेंड है, 2 है। कह रहा है कि अनंत पदों का योग 8 है, तो यानी यस इन्फिनिटी की वैल्यू दे रहा है कि 8 है। ठीक है, तो कह रहा है क्या ज्ञात करने कह रहा है, देन द फर्स्ट टर्म इज, पहला टर्म हमको बताना है, पहला टर्म क्या होगा यही हमको बताना। चलो निकालते हैं, पहला टर्म कैसे निकलेगा ध्यान से देखो। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, हम जानते हैं अनंत पदों का योग जानते हैं, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन डिफरेंस आर इज इक्वल टू कितना हमको दिया भी गया है, 8 के बराबर है कि नहीं बराबर है। अब हमको देखो निकालना क्या, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से आर की वैल्यू उठा के हम 2/a रख देते हैं, रख दो भाई, ए 1 माइनस 2/, कितना रख दें, ए रख दें, ए की इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ए कितना हो जाएगा, ए की स्क्वायर डिवाइड्स बाई ए माइनस कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 8। तो कितना हो जाएगा भाई, ए की स्क्वायर, इसको तिरछा गुणा करोगे 8 आएगा, फिर इधर उठा लाएं कोई दिक्कत है, -8 है, फिर -16 इधर उठा लें, +16 हो जाएगा, बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। ये कुछ और नहीं क्या, a -4 का होल स्क्वायर है कि नहीं, ये भी बता दो, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, a बराबर 4 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बस यही अपना आंसर है, a इज इक्वल टू 4, कहीं है डी ऑप्शन देखो अपना करेक्ट है कि नहीं। ए की वैल्यू ही तो पूछा था, हाँ फर्स्ट टर्म ही पूछा था, फर्स्ट टर्म यही तो था अपना, ए की वैल्यू कितना आ गया 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कॉमन डिफरेंस यहाँ आर कितना है भाई, अगर आर निकालेंगे, निकालने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी में है, S2n इज इक्वल टू 3SN है, और S3n रेशियो SN किसके बराबर होगा। ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है भाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही था शायद, कितना आया था 6:1 आया था, यही होगा कि नहीं होगा, 6:1 के बराबर आएगा। चले आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि A4B समांतर श्रेणी में है, तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A + B डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, A + B इज इक्वल टू 8 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा है, जो आगे बोल रहा है उसको पढ़ते जाओ, उसको लिखते जाओ। कह रहा है कि A2B गुणोत्तर श्रेणी में GP में, अगर ये GP में है तो बीच वाले का टर्म मिडिल वाले बाकी दो के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा कि नहीं। तो इसका स्क्वायर करके कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। किसी कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अगर इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि A1B किस में है, यही हमको बताना है। तो ऐसा करो ना, AB 1 डिवाइड्स 2 कर दो, 1 को 2 से डिवाइड करो भाई, कितना हो जाएगा, A + B डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा भाई, 1/A + 1/B इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 टाइम्स 1 ही तो आया है, कुछ और आया है। अभी क्वेश्चन में तो यही पूछा है कि ये क्या पूछा है, हाँ ये कितना हो जाएगा, 1/A 1/B किस में होगा, ये होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अच्छा, तो ऐसा कहीं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, A1B किस में है, फिर भैया अब इसका उल्टा हो जाएगा, A1B किस में आएगा भाई, HP में आएगा कि नहीं आएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आएगा कि नहीं आएगा। देखो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, C ऑप्शन सही है कि नहीं सही है, क्योंकि हमसे 1/A 1/B ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि A1B किस में होगा, इस बात को पूछा था। तो A1B किस में होगा, HP में होगा। चले आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि PQR AP में है और XYZ GP में है, इसकी वैल्यू बताना। देखो इसके दोनों तरीके बताएंगे हम, जनरल तरीके भी बता दे रहे हैं और ट्रिक के थ्रू बता दे रहे हैं। ट्रिक के थ्रू पहले देख लो भाई, आज ट्रिक पहले ही बता देते हैं। क्या करना होता है, कुछ AP और कुछ GP के हमको ये रटे रहने चाहिए। जैसे अगर हम कोई AP मानना चाहे, सबसे आसान AP क्या मान सकते हो, जैसे PQR कह रहा है AP में, PQR किस में कह रहा है कि AP में, तो हम PQR को एक AP में कह रहा है, तो एक AP हम क्या मान सकते हैं, 1 2 3 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। देखो AP में है,
इसी तरह कह रहा है कि एक्स वाई जेड किस में है, एक्स वाई जेड कह रहा है जीपी में है। तो अगर जीपी में है तो एक ऐसी तरह में कि जीपी को रट लेते हैं तो 1 2 4 देखो जीपी में है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो इस हिसाब से पी की वैल्यू क्या मिला 1, क्यू की वैल्यू क्या मिला 2, आर की वैल्यू क्या मिला 3, इसी तरह एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 4 मिला कि नहीं मिला। अब इसी वैल्यू को उठा के जिसकी वैल्यू हमको निकालना, वैल्यू हमको निकालना किसकी है तो हमको वैल्यू निकालना है इसकी, इसमें उठा के पटक देते हैं अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो रखते हैं कितना आ जाएगा, एक्स के वैल्यू कितना है, एक्स के वैल्यू 1 है, उसका पावर कितना है क्यू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर करोगे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा इन टू, फिर वाई की वैल्यू कितना है 2, 2 का पावर कितना करोगे आर माइनस पी करोगे कितना हो जाएगा 2, फिर कितना भाई जेड लिखा, जेड का वैल्यू है 4, 4 का पावर कितना हो जाएगा पी माइनस क्यू करोगे कितना हो जाएगा -1। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/4, ये कट गया कितना आया 1, आया कि नहीं आया। यही अपना आंसर है, कहीं लिखा बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ये देखो एकदम सिंपल तरीके से फटाक दे आंसर आ गया। इसमें क्या करना है तुमको, ये एपी के लिए तुमको 1 2 3 मानना, कहीं जीपी मानना हो तो वहाँ 1 2 4 मानना। ये आसान होता है, ये मानना था थोड़ा आसान होता है, हमेशा रटा भी रहता है, इसकी वैल्यू रख के तुरंत निकाला भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आता, जैसे हम तुमको दिखा दिए निको निकाल के। अब इसके जनरल मेथड पे चलते हैं। जनरल मेथड में क्या कह रहा है भाई, जल्दी से देखो बताते हैं। कह रहा है कि पी क्यू, इसके जनरल टर्म्स से चलते हैं, कह रहा है कि पी क्यू आर किस में है एपी में है। अगर पी क्यू आर एपी में है तो 2Q इज इक्वल टू कितना होता है पी प्लस आर होता है कि नहीं होता, इसको मान लो। इसको जो इस लिखे हो अगर एपी में तो इसका एक तरीका है ते भी तो है क्यू माइनस पी, एक आर माइनस क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा। इन दोनों टर्म्स को देखे रहना, एक ये और एक टर्म्स इधर लिखा गया 2Q इज इक्वल टू पी प्लस आर, इसको दोनों को ध्यान में रखना। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड, इसको थोड़ा कलर बदल देते ताकि कंफ्यूजिंग ना रहे। कलर बदलने क्या मतलब है, कलर कुछ ले लेते हैं, पीला ले लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है एक्स वाई और जेड जो है कह रहा है किस में है जीपी में। अगर ये जीपी में है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है दोस्त, एक्स जेड हो जाता है। जो बताओ एक मिल गया ये भी हमको एक। फिर हमको निकालने क्या बोला था, जरा इस पे गौर करो, हमको निकालने का वैल्यू क्या था इस पे। अब इस पे आते हैं क्या क्या करना होगा उसको देखते हैं। कितना लिखा भाई एक्स के पावर क्यू माइनस आर, जो जो लिखा उसी में लिखते जाओ भाई, क्या दिक्कत है। एक्स पावर क्यू माइनस आर इन टू वाई के पावर आर माइनस पी इन टू जेड के पावर बी माइनस क्यू, है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो कुछ क्या क्यू माइनस पी, ये देखो पी माइनस क्यू माइनस पी थोड़ा मैच कर रहा, नहीं नहीं मैच कर रहा तो क्यू माइनस आर को मैच करा लो। क्यू माइनस आर रखना चाहो तो क्या रख सकते हो, क्यू माइनस आर रखो तो पी माइनस क्यू रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखो क्यू माइनस आर की जगह हम पी माइनस क्यू लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, पी माइनस क्यू रख दे रहे, देखो रख दिया। इन टू वाई के पावर क्या रख दे रहे हैं, आर माइनस पी रख रहे हैं, इन टू जेड पावर पी माइनस क्यू ऑलरेडी रखे रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों नहीं क्यों किया मैंने भाई, क्योंकि ऊपर हमने देखो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू लिखा है कि नहीं लिखा है। अब क्या करेंगे भाई, इसको बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये एक्स जेड की पावर सेम है तो एक्स जेड का पावर कितना लिख दें पी माइनस क्यू इन टू वाई का पावर आर माइनस पी लिख दे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स जेड इज इक्वल टू देखो क्या लिखा है वाई की स्क्वायर, यहाँ लिख दे क्या वाई की स्क्वायर का पावर कितना लिख दें, क्या पी माइनस क्यू लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, इंटू वाई का पावर आर माइनस पी लिख दे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा भाई वाई का पावर 2p माइनस 2q, ये कितना हो जाएगा वाई का पावर आर माइनस पी, कोई दिक्कत। अब देखो बेस समान है, गाते जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई, वाई का पावर ये जोड़ोगी कितना हो जाएगा, पी से पी एक कट जाएगा पी, ये -2q प्लस आर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देखो p प्लस आर इज इक्वल टू कितना आया 2q, तो p प्लस आर की वैल्यू क्या रख दे 2q, तो कितना हो जाएगा वाई का पावर 2q माइनस 2q, क्यों यहीं लिख देता हूँ फ्रॉम 1, तो कितना हो जाएगा भाई, इधर लिख दूँ आंसर इसका, छोटा सा बच रहा क्या इधर उधर करो, कितना हो जाएगा ये y का पावर कितना हो जाएगा 0, कितना आएगा इसका वैल्यू 1। देखो इस कदर भी मैंने प्रूव कर दिया, इसकी वैल्यू कितना आएगा 1, इसका आंसर भी देखो अभी निकाल के लाया था, आया था 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज का कोण अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और सबसे बड़ा कोण जो है 75 डिग्री है, इसका सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री है। तो एक बताओ एक ट्रायंगल में एंगल कितने होते हैं, 3 होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं।
अब एंगल होते हैं तो 3 है, तो 3 को कैसे मान सकते हैं? एपी में कह रहा था ए माइनस डी, ए प्लस डी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ दिक्कत हो रही है क्या भाई? इसको मान सकते हैं कि नहीं? ये जो मैंने माना यही अपने क्या है, एंगल्स हैं। और इसमें आप बता सकते हो सबसे बड़ा एंगल्स कौन है? सबसे बड़ा एंगल ए प्लस डी होगा कि नहीं होगा? इसी को कह रहा है कि जो ए प्लस डी है यही अपना कुछ और नहीं, यही अपना है 75 डिग्री। सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री है, तो सबसे छोटा कोण हमको बताना है। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। इस हिसाब से ए माइनस डी उसमें होगा, ए माइनस डी ये रहा। ये डी डी कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर a इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया दोस्त, तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर तो ऊपर समझना और आसान है। कैसे? अब a इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको दिया गया है कि a प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया है? 75 डिग्री दिया गया। यहाँ 60 डिग्री मिल गया, प्लस डी इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो अपना डी इज इक्वल टू कितना है? डी अपना आया 15 डिग्री। आया कि नहीं आया? देखो ये डी आ गया। अब ए मिल गया, डी मिल गया, तो अभी फर्स्ट वाला क्या होगा? स्मॉलेस्ट वाला कितना हो जाएगा? हमसे पूछा कितना स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो जाएगा? अपना 60 माइनस 15 घटाओगे तो वही तो मिलेगा। स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा? 45। 45 आएगा कि नहीं आएगा? 45 डिग्री आएगा। कहीं लिखा है? देखो सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर गौर करते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि 1 प्लस एक्स पावर एन के विस्तार में दूसरे तीसरे चौथे पदों का गुणनफल नहीं, सॉरी गुणांक कह रहा है, कॉफिशियंट एपी में जो इनका एक्सपेंशन करने पे जो सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म मिलेंगे, उनके जो कॉफिशियंट हैं वो किस में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो एन की वैल्यू बताना। तो देखो ये 1 प्लस एक्स पावर क्या है? जब ये 1 प्लस एक्स पावर एन का जब एक्सपेंशन करेंगे, और इसमें एक्सपेंशन में जब हम सेकेंड टर्म को देखेंगे तो आएगा NC1, थर्ड टर्म को देखेंगे तो NC2, और फोर्थ टर्म को देखेंगे तो पाएंगे हम मिलेगा NC3। इन्हीं तीनों टर्म को कह रहा है कि ये अपना किस में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम जानते हैं कि 2 टाइम्स NC2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? NC1 प्लस NC3 के बराबर होगा। अब ये हमको जो रिलेशन मिला 2 टाइम्स NC2 NC1 NC3 जो हमको मिला रिलेशन, इस रिलेशन में n की वैल्यू हम बाई ऑप्शन उठा के हम चेक कर लेंगे। तो बाई ऑप्शन हम n इज इक्वल टू अगर हम 7 रखें तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा? 2 इंटू 7 C2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7, 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 कर दें, 2 3 जा 6 कितना हो जाएगा? 21 दूना 42। कैसे किया पता है? देखो इसको NCR को लिखने का सही तरीका होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये मैंने क्या किया? थोड़ा ट्रिक आजमाया। ट्रिक क्या आजमाया भाई? अगर जैसे कहीं तुमको लिखा रहो, क्या लिखा हो, जैसे मान लो 6C2 लिखना है, ध्यान रखना ये अगर आधे से कम लिखा गया है तो इसको क्या करना? तो ऊपर एक घटाना, से एक घटाओगे कितना आ जाएगा? 6 से 5 आ जाएगा, नीचे घटाओ 2 से 1 हो जाएगा। जब तक नहीं 1 आएगा ऐसे लिख के चले जाना। अब मान लो यहाँ लिखा होता 10C3 लिखा होता 10C3 मतलब क्या हो जाएगा? चलो देखो 10C3 लिखा होता तो कैसे लिखते? तो 10 इंटू 9 इंटू 8 कितना घटाना यहाँ से? 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह घटा के लगा सकते हो। जब हाफ से कम रहे तब नीचे, तब इस तरीके से लगा सकते हैं। कुल मिला के जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ यूज कर लीजिएगा। ये लेफ्ट साइड आएगा। राइट साइड क्या है भाई? राइट साइड लिखा है NC1 प्लस NC3 लिखा है कि नहीं लिखा? यही लिखा गया। n कितना भाई? n अपना लिखा गया है। n कितना लिए हैं? n लिए हैं 7। 7C1 प्लस 7C3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 7C1 निकालोगे कितना हो जाएगा? 7 ही आएगा। फिर प्लस एक कितना निकालोगे? अभी बताया 7 इंटू 6 इंटू 5। फिर ये करोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे कि नहीं? 3 2 जाए कट जाएगा, 6 6 साथ कट जाएगा, 7 प्लस कितना 35 आ तो गया भाई 42, ये भी आ गया। इसका मतलब ही n की वैल्यू क्या आएगा? 7 आएगा कि नहीं आएगा? बाई ऑप्शन चले जाना है। जब अब इसको तुम क्या, अब इसको एक्सपेंड करके तुम n की
वैल्यू सॉल्व करके निकालोगे तब भी यही n इज इक्वल टू 7 ही आना है। तो भाई ऑप्शन हमको आसान लगा था, हम भाई ऑप्शन चले गए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, हाँ चलो, इस क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस समय अच्छे खासे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्योरी पार्ट को हम एक बार पूरा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे थ्योरेटिकल पार्ट में जब थ्योरी पार्ट का क्लास लिए थे तो उसमें हम ये सारा कुछ बताएं, लेकिन यहाँ हम एक बार फिर से बता देते हैं। सारे पोर्शन कैसे लगेंगे उसको हम ध्यान से देखते हैं, ज़रा गौर करिएगा, थ्योरी पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, चलो देखते हैं। अगर एक एपी है, एपी में अगर टी एन निकालते हैं, टी एन कितना आता है, ए प्लस एन माइनस वन डी आता है कि नहीं आता है, एन माइनस वन डी आता है कि नहीं आता है, जिसमें ए फर्स्ट टर्म में आता है। ये किस ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और डी को क्या बोलते हैं भाई, कॉमन रेशियो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं अपना, डी को बोलते हैं अपना कॉमन रेशियो। यहाँ तक ठीक है। इसी तरह एस एन जो लिखा है, एस एन को क्या बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं। अब ये जो पोर्शन लिखा गया है इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। इसको एक्सपेंड करो कितना हो जाएगा, ए प्लस एन डी माइनस कितना लिखा है डी, ये टोटल कितना हो जाएगा, एन डी एक साथ कर लेते हैं प्लस ए माइनस डी एक साथ कर लेते हैं। अब इसको डी की जगह हम कैपिटल ए लिख देते हैं, तो ए कैपिटल ए माइनस डी की जगह हम भी लिख देते हैं। तो इसका मतलब अगर एक ए पी है, अगर अपना एक ए पी टी एन एक ए पी है, तो उसका फॉर्मेट कैसे होगा, ए एन प्लस बी फॉर्मेट का होगा कि नहीं होगा। ज़रूरी है कि इस तरह होना ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ अगर ऐसा कुछ लिखा गया, जहाँ अपना कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ए होगा। ये बात के समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टी एन का फॉर्मेट हमको पता चल गया कैसे आएगा, ए एन प्लस बी, यानी ए एन प्लस बी इस फॉर्मेट में कहीं भी लिखा रहेगा तो उसको आँख मूंद के बता सकते हो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका कॉमन रेशियो क्या होगा, ओह सॉरी, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस आएगा ए आएगा, ठीक है। अब कभी कभी तुमको टी एन ना दे के एस एन दे दिया जाएगा, एस एन तुमको दे दिया था, अगर एस एन दे दिया था हमको टी एन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एस एन माइनस वन, जब अपना एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू। कोई दिक्कत है क्या। तो इसका मतलब टी एन की अगर हमको एस एन दिया रहेगा तो टी एन निकाल लेंगे। टी एन कैसे निकालेंगे, एस एन माइनस वन, ठीक। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर अगर हमको कह दिया जाए कि भाई हमको डी बताओ, तो डी हम पढ़ के आए थे क्या, डी अपना ए होता है, ए वाला पोर्शन डी होता है। अब देखो, अब और एक बात हम और जानते हैं, अगर हमको कहीं डी निकालना हो तो डी जो होता है टी एन माइनस वन, ये निकालें, ये अपना क्या होता है, डी होता है। ये भी ध्यान रखना है, अगर कहीं आपको डी टी एन इस प्रकार दिया गया है, टी एन इस प्रकार दिया गया है, तो अगर डी निकालना होगा तो टी एन माइनस वन कर देंगे। अब देखो, जब डी निकालना होगा तो डी कितना होता है भाई, टी एन माइनस वन होता है कि नहीं होता, होता है। तो कितना हो जाएगा, एस एन माइनस वन माइनस ये कितना हो जाएगा, टी एन माइनस वन निकालो कितना हो जाएगा, एस एन माइनस वन माइनस एस माइनस टू होगा कि नहीं होगा। इसको सिंप्लीफाई करो कितना हो जाएगा, एस एन माइनस एस वन माइनस वन, ये कितना हो जाएगा माइनस एस एन माइनस वन, ये कितना हो जाएगा एस एन माइनस टू, होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हुआ, डी हुआ, एक ये डी एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू हुआ, जहाँ एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री कर देना, ठीक है। हमको देखो क्या क्या चीज़ें मिल गया, ये भी मिल गया, फिर हमको देखो टी एन मिला, टी एन एस एन माइनस वन हुआ। ये देखो, इस चार बात को हमको दिमाग में बैठा के रखना। चलो छोटे छोटे एग्जाम्पल में बताता हूँ कैसे कैसे होगा भाई, चलो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है भाई, अगर हम तुमको कह दें टी एन इज इक्वल टू, अगर तुमको कह दे दें टी एन इज इक्वल टू 5 प्लस 7, ठीक है। अब इसमें बता सकते हो कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा, डी इज इक्वल टू बिना देखे बता सकते हो 5 आएगा। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले बताया, डी कैसे निकाल सकते हो, टी एन माइनस वन निकालते हो कि नहीं निकालते, निकालते हो। तो टी एन कितना लिखा, 5n प्लस 7 लिखा गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 5n माइनस वन, ये प्लस 7 लिखा है नहीं लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। तो ये कितना हो जाएगा 5n प्लस 7 माइनस ये कितना हो जाएगा 5n माइनस 5 प्लस 7, यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया, यही लिखा गया। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5n प्लस 7, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा 5n, ये कितना करोगे तो माइनस टू हो जाएगा।
ये पोर्शन देखो कट जाएगा, कितना आया 7 में से 2 गया, कितना आया 5 आया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो देखा हमने हमने अगर टी एन हमको इस फॉर्मेट में दिया गया तो हम डी इस तरह सीधे भी बता सकते हैं। डी को इस फार्मूले टी एन -1 से भी थोड़ा हम निकालेंगे तब भी अपना डी की वैल्यू वही आएगा। चलो एक आध एग्जाम और दे रहा हूँ तो उसको बता सकते हो। अगर टी एन इज इक्वल टू ऐसे 7n + फिर 5 लिखा गया तो क्या बता सकते हो? अगर ये टी एन की इज इक्वल टू अगर कहीं लिख दिया जाए 10n + 6 बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसका डी कितना आएगा? इसका डी आएगा 7, इसका डी कितना आएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ना। चलो फिर जैसे हमको देखो अगर टी एन के टर्म में ए एन प्लस बी टाइप के है, उसी तरह एस एन भी अगर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का है तो वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। चलो जल्दी जल्दी बता रहे हैं, अगर इसको डिटेल पढ़ना हो तो थ्योरी वाला क्लास देख लो, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। एस एन इज इक्वल टू कितना, अगर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन अगर इस फॉर्मेट में लिखा गया है, ये क्या होगा भाई? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्या होगा? ए पी होगा। क्या होगा? ये ए पी होगा। ये क्या होगा? ए पी होगा। ठीक है। अब हम थोड़ी देर पहले बताए टी एन को कैसे निकालते हैं। टी एन निकालते हैं SN-SN-1 करके टी एन निकालते हैं। अब इसको SN है n-1 करके निकालोगे तो अंततः यही आता है A2n-1 + बी करके आएगा। ऐसे कुछ मिलेगा तुमको, निकाल लीजिएगा। ये नहीं निकाल पाइएगा तो थ्योरी पार्ट चले जाइएगा। बताता हूँ थ्योरी पार्ट में इस सब पे बहुत जोर दिया गया। अभी देखो क्वेश्चन आ गया, बताया ना, वहाँ मैं बताया भी हूँ कि ये इस समय ये सब क्वेश्चन ट्रेंड बन रहे हैं। इस समय क्वेश्चन ये अधिकतर पूछे जा रहे हैं। तो चलो A2n-1 + बी ये हमने किया कैसे? आया इतना आया क्या? तो इसका मतलब अगर कहीं एस एन हमको इस फॉर्मेट में दिया गया है, किस फॉर्मेट में दिया गया है? अगर हमको एस एन इस फॉर्मेट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फॉर्मेट में हमको दिया गया है, तो अगर हमको टी एन निकालना हुआ, टी एन क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, एन स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग n स्क्वायर बाई 2n-1 प्लस क्या लिख देंगे भाई? कोफिशिएंट ऑफ n, कोफिशिएंट ऑफ n। ये किया हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? टी एन इज इक्वल टू ए 2n-1 + बी। अगर एस एन इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा गया तो उसको किस में चेंज कर देंगे? इस कदर चेंज कर देंगे, अपना काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अपना d जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं कितना होता है? d इज इक्वल टू 2a। 2a ए का डबल 2a लिखना, या तो a का डबल समझना या तो n के कोफिशिएंट, n का कोफिशिएंट या कितना होगा n यहाँ या पूरा करोगे तो कितना हो जाएगा 2a। जैसे ऊपर समझते थे कि नहीं समझते थे? बिल्कुल। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस यहाँ आएगा 2। चलो एग्जाम्पल देता हूँ, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल बता दो, 2-4 एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है कह दूँ कि हम तुमको दे रहे हैं SN इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n बोल रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा गया था। हम तुमसे बोले कि इसका TN बता दो कितना आएगा। TN क्या होगा भाई? 5 2n-1 + 3 आएगा कि नहीं आएगा? किसी को कोई डाउट है क्या? बता दो। कोई डाउट नहीं है। जिसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा भाई? 10। 2a या n का कोफिशिएंट। ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और बता दो भाई। कहीं लिखा 4n स्क्वायर -n लिखा गया है, ऐसा कुछ लिखा गया है। यही अपना क्या है? SN है। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं भैया ये SN है, अब तुम हमको बता दो TN बता दो कितना होगा। TN क्या बताए थे? 4। जो n स्क्वायर है उसको किस में चेंज करो? 2n-1 में। जो n चेंज की हो, n को कुछ नहीं करना, n को हटाना, उसे कोफिशिएंट को लिखना। तो कोफिशिएंट उसका कितना है? -1। देखो आराम से चेंज हो गया। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8। ये देखो एक आध एग्जांपल और दे रहा हूँ, घर जाके बता देना भाई, नहीं कमेंट बॉक्स में बता दो। 8n स्क्वायर + 7 लिखा, क्या बताओगे क्या हो जाएगा? बता देना। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, 7n लिख लेना भाई। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, कितना हो दे रहा हूँ भाई? लिख लो 9n स्क्वायर -10n। इसका भी आंसर, ये 2 एग्जांपल है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ में आ गया हो तो अब जैसे क्या हुआ, हमने SN सीख लिया। अब SN इज इक्वल टू क्या आएगा? ऐसा बताने का औचित्य यही है कि जिस क्वेश्चन बताना वो लास्ट वाला बता दिया। अब उसको वहाँ तक बताने से पहले इस सब चीज़ को हमको बताना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी SN हमको अगर AP में है तो SN का फॉर्मेट क्या आएगा? AN स्क्वायर + BN आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा।
इसका मतलब कहीं हम कोई एस एम डिवाइड बाई एस एन लिख दिया जाए, एक कोई एक ए पी लिखा गया है, यही ए पी लिखा गया, इसके अगर एम टर्म का सम अगर कितना हो जाए, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम हो जाए, यही तो होगा, कुछ और होगा। और इसके एन टर्म कितना हो जाए, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन हो जाए, तो कितना हो जाएगा भाई। इसको अगर हम पूछे कि इसके टी एम और टी एन पद के अनुपात बताओ कितना हो जाएगा, क्या बताए थे अभी, कैसे चेंज करोगे, टू एम माइनस वन से प्लस बी, नीचे वाले को कैसे बदलोगे, ए टू एन माइनस वन, ये कितना हो जाएगा प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, इस कदर बदल ले जाओगे, बिल्कुल बदल ले जाओगे। एग्जाम्पल तौर कह दें, अगर कोई एग्जाम्पल ये कह दें किसी एस एम बाई एस एन उसका रेशियो है एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, अब तुमसे पूछे टी एम रेशियो टी एन बता दो, कितना हो जाएगा भाई। यहाँ देखो बी वाला पार्ट जीरो है, तो बी वाला पार्ट जीरो तो उसको छोड़ ही देंगे, कितना हो जाएगा ये, कि चेंज करोगे कितना हो जाएगा, टू एम माइनस वन में, क्योंकि ए तो है नहीं, केवल एम स्क्वायर है, तो किस में बदल जाएगा, टू एम माइनस वन में, क्या कितने बदल जाएगा, एन स्क्वायर टू एन माइनस वन में। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ ए का पोर्शन वन है, बी का पोर्शन क्या है, जीरो। अब तो पहचान जाओगे ना, ऐसे तो लिखा रहता कि ए एन स्क्वायर प्लस बी एन लिखा रहता है ना, तो यहाँ देखो एन तो लिखा ही नहीं है, तो एन नहीं लिखा तो बी वाला पोर्शन क्या हो गया, जीरो, एन स्क्वायर लिखा गया तो एन स्क्वायर का पोर्शन कितना, वन। बात समझ में आया क्या, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गए, अब जो बस समझाना चाहता हूँ उसको समझो। अब तुमको कह दिया जाए दो ए पी है, कितना है भाई, कोई दो ए पी कुछ लिखा गया, मान लो एक ए पी ऐसे कुछ लिखा रहेगा, फिर एक ए पी ये वन वाला है, ये टू वाला ए पी है, ऐसे कुछ लिखा रहे। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि एस एन जो पहला ए पी है उसके टर्म एन टर्म का सम, जो ये दूसरा ए पी है इसके एन टर्म का सम, मान लो एस एन डैश है, अगर इसका टर्म का सम निकालो, कितना निकालो, पहले वाले का निकालो, कितना हो जाएगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे। दूसरे वाले ए पी का निकालोगे, क्या निकालोगे भाई, सी एन स्क्वायर प्लस डी एल, सी एन स्क्वायर प्लस डी एन टाइप का लिखोगे कि नहीं लिखोगे। देखो दोनों में एन कॉमन है तो कितना हो जाएगा, ए एन प्लस डी डिवाइड्स बाई सी एन प्लस डी, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हम तुमसे कह दें, चलो भैया ये तो तुम तो जान गए कैसे आया, अब हम तुमसे कह दें कि यही तुम टी एन डिवाइड्स बाई टी एन डैश बता दो कितना हो जाएगा, तो ये देखो इसको मत देखना, इसको देखना, तो कैसे बदलते थे, ए कितना लिखते थे, टू एन माइनस वन प्लस बी, इसी तरह नीचे क्या लिखते थे, सी टू एन माइनस वन प्लस डी। अब बताओ जी, लगा ले जाओगे कि नहीं लगा ले जाओगे, कैसे बदले कैसे किए, सब समझ में आ गया, बिल्कुल इसी तरह सब कुछ होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या दिया गया। अब देखो क्वेश्चन बड़ी आसानी से लग जाएगा, फटाक दे लगेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कब क्वेश्चन लग गया कब क्या हो गया। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, चलो थोड़ा लेट हो रहा है, कहाँ गया, काफ़ी कुछ बता दिया इस थ्योरी से रिलेटेड यार, एक क्वेश्चन के रिलेटेड कितना थ्योरी बता दिया, चलो बता दिया, आप ही के भला है। ये हो गया, चलो यही क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, एपी की एन पदों का योग का अनुपात इतना है, उनके 12वें पदे का अनुपात क्या होगा यही बताना है। एपी की एन पदों का योग का अनुपात, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दो एपी बोल रहा, दो एपी के एन पदों का योग का अनुपात, यानी हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया एस एन अपान एस एन डैश दिया कितना गया, 3n+8 डिवाइड बाई 7n+15, यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया है, यही दिया गया। कह रहा भैया उनके 12वें पदों का अनुपात क्या होगा, यही हमको बताना है। तो चलो हम जानते हैं कि अगर इस तरह लिखा गया है, अगर हमको, चलो इसके फिर फॉर्मेट को यहीं बगल में लगा के सॉल्व कर देता हूँ कैसे, क्योंकि अगर हमको ऐसे एस एन अपान एस एन डैश अभी थोड़ी देर पहले देखे इसी फॉर्मेट में दिया था, ए एन प्लस बी डिवाइड बाई सी एन प्लस डी में दिया था कि नहीं दिया था, इसी को हमने जब टी एन डिवाइड बाई टी एन डैश करके लगाया था तो क्या लगाया था, ए टू एन माइनस वन प्लस डी प्लस बी डिवाइड बाई सी टू एन माइनस वन प्लस डी लिखा था कि नहीं लिखा था, बिल्कुल लिखा था। अब यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे तो क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया भाई, एस एन अपान एस एन डैश क्या दिया गया, दिया गया है, दिया क्या गया भाई, 3n+8 ही तो दिया गया, 3n+8 ही तो दिया, कुछ और दिया भाई, एक मिनट देख लेता हूँ, 3n+8 7n+15 यही दिया गया, ये कितना ले गया 7n+15 यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया। अब इसको बदलोगे तो कैसे, अब तुमसे कहें भैया tn+tn डैश बताओ कैसे लिखोगे, 3 2n-1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, प्लस कितना 8
नीचे क्या लिखोगे 7 की लिखोगे, कितना लिखोगे 2n-1 प्लस कितना लिखोगे 15, यही तो आएगा, कुछ और आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा 6n-3, एक 8 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा, सीधे लिख दे। नीचे करोगे 7 दूनी 14n हो जाएगा, ये -7, 15 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हमसे n क्या बोला, ब्राह्मण पद का मान पूछा है, तो T12 डिवाइड बाई T12 डैश कितना होगा, यही पूछा है, कुछ और पूछा है। तो कितना हो जाएगा 6 × 12 + 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 14 × 12 + 8, यही होगा, कुछ और होगा, यही होगा। तो ये हो जाएगा 12×6 = 72 + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12×4 = 48, 12×1 = 12, 4 = 16, 168 + 8, ये कितना हो जाएगा 12×5 = 77, ये हो जाएगा 8×6 = 8, 8 = 16, 76, 176, 11 से काटना, 11 × 7 = 77, 11×1 = 11, 6 × 6 = 60, 7/16। देखो 7/16 आंसर आया है क्या, 7:16 आया। देखो ये अपना डी ऑप्शन करेक्ट है। अब तुमको कहीं भी दो एपी दिया, उसका अनुपात दिया हो तो कैसे तोड़ोगे, अब डायरेक्ट तोड़ सकते हो, कैसे तोड़ोगे 3 2n-1 प्लस 8 डिवाइड बाई कितना 7 2n-1 प्लस कितना 15, एक इसका अनुपात है, ये रेशियो किसका Tn/Tn डैश का है कि नहीं। अब कोई कन्फ्यूज़न है, जल्दी से तोड़ के लगाओगे। अब जैसे अब मैं एग्जाम होता सीधे ये लिखता, सीधे 12 का वैल्यू रख देता, काम खत्म। नहीं समझ में आया, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा हो गया भाई, ये इसको एक बार रिवीजन कर लेना। नहीं समझ में आएगा तो मैंने बताया ना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैंने इसका डिटेल पूरा एकदम थ्योरी क्लास में ले रखा है। कंप्लीट अरिथमेटिक जितना है, जितना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है उस सबको एक ही लेक्चर में हमने कंबाइन कर रखा है, तो देख लीजिएगा, उतना ही पर्याप्त है, उससे ज़्यादा नहीं आना है। उसके बाद जो काम करना, अपने कैलकुलेशन पे काम करना है, अपने बाकी चीज़ों पे काम करना है, इस पे काम नहीं करना, अरिथमेटिक पे काम नहीं करना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कहाँ गया भाई अगला क्वेश्चन, कितना पेज पढ़ा दिए भाई। चलो ये लिखा है, क्या लिखा है 9^1/3, 9^1/9, 9^1/27, अनंत तक का मान बताना है। तो क्या भाई 9^1/3, 9^1/9, 9^1/27, ये कहाँ तक इन्फाइनाइट तक जाना है। तो कैसे हो जाएगा, सबका बेस समान है तो ऊपर जुड़ जाना चाहिए, जुड़ जाएगा भाई 1/3, 1/9, 1/27, ये कहाँ तक जाएगा इन्फाइनाइट तक। तो देखो जिसका फर्स्ट टर्म 1/3 है, डिवाइड करोगे तो 1/3, इसके डिवाइड करोगे तो 1/3, इसका मतलब कॉमन रेशियो इसका कितना आ रहा है, आर जो आ रहा है 1/3 आ रहा है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 9 का पावर 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कितना हो जाएगा 9 पावर 1/3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2/3, ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 9 का पावर 1/2, ये कितना आ जाएगा भाई 3, आया कि नहीं आया। ये यही तो अपना ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। चलें आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है 10 पीढ़ियों के दौरान एक व्यक्ति के कुल पूर्वजों माता पिता दादा दादी की संख्या है। 10 पीढ़ियों की बात कर रहा है। तो चलो मैं अपनी पहली पीढ़ी को जोड़ूंगा। तो पहले पीढ़ी क्या अपनी चल रही है, नहीं, अपने पीढ़ी के ऊपर मतलब मेरे मम्मी पापा, जैसे मैं हूँ तो मेरी पहली पीढ़ी की बात क्या होगी, मेरे मम्मी की होगी, मेरे पापा, कितने लोग हुए 2 लोग हुए। अब इनके पीढ़ी में कौन कौन आएगा, जैसे क्या है पापा के कौन आएंगे, पापा का आएंगे पापा, जिसको हमारे क्या लगे दादा, ये क्या लगे दादी। इसी तरह मम्मी के कितने लोग आएंगे, मम्मी के भी पापा होंगे जो हमारे नाना लगे, ये कौन आएंगे भाई नानी। इसी तरह इन दोनों के दो, जब इसके ऊपर वाले पीढ़ी चलोगे तो इन दोनों के कितने आ जाएंगे, इनके भी तो कोई आएगा 2, इनके भी कोई 2, इसी तरह इनके भी कोई 2, इनके भी कोई 2, इसी तरह इनके भी कोई 2, इसी तरह इनके भी कोई 2, इसी तरह इनके भी कोई 2, इनके भी कोई 2, ऐसे बढ़ते जा रहा है, चैन बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ रहा। एक फैमिली ट्री बनाओगे तो कुछ ऐसा तरह बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इस तरह बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कितना था, स्टार्टिंग में 2, जब दूसरी पीढ़ी में पहुँचे 4, फिर तीसरी में 8, देखो 8 मिला कि नहीं, देखो इसको जोड़ोगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला कि नहीं। इसी तरह अगर हम बढ़ते जाएंगे, इसी टर्म बात कर रहा है। अगर चौथी पीढ़ी बात करते कितने लोग होते, 16 लोग होते कि नहीं लेते, बोलते।
अब इसी तरह बढ़ते जाएंगे, हमको 10वीं पीढ़ी की बात कर रहा है। कौन सी पीढ़ी भाई? 10वीं पीढ़ी। तो 10वीं पीढ़ी में कितने कैंडिडेट होंगे बता सकते हो? T10 निकालना, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है। ए और कामा रेशियो कितना है? आर है। एक जीपी तो बना रहा है। आर कितना है? 2 हो जाएगा। देखो 2 4 4 2 जा 8, 2 हो जाएगा। और कितना जा रहा है? 10 - 1। तो कुल मिला के ये 1 होगा, फिर जुड़ जाएगा, कुल मिला के 2 पावर 10 ही बचेगा। कितना हो जाएगा? 1024। 1024 ये आंसर मार के मत भाग जाना। 1024 ये है, जब 10वीं पीढ़ी में पहुंचेंगे तो वहाँ 1024 लोग रहेंगे। हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है कि टोटल नंबर कितना होगा। तो टोटल नंबर होने का मतलब ये है कि ये इसको जोड़ना है। 2 + 4 + 8 + 16, इसको हमको सारे को जोड़ना पड़ेगा। 1024 को सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये एपी है, मतलब जीपी है। जीपी का फर्स्ट टर्म में 2 लिखा है। 2a r का पावर n। आर कितना अपना 2, एन कितना है 10 - 1 डिवाइड बाई कितना 2 - 1। तो कितना हो जाएगा भाई? 2 × 1024 - 1। तो कितना बचाओगे? ये हो जाएगा 2 × 1023। कितना हो जाएगा? 2046। कहीं दिख रहा 2046? ये देखो अपना डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट। समझ में आया यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक एचपी में चौथा पद 8वें पद का दुगना है। देखो भाई, एचपी कह रहा था, एचपी का चौथा पद 8वें पद का दुगना है, तो एचपी का पहला पद क्या होगा, यही हमको बताना है। तो चलो देखते हैं भाई पहला पद क्या होगा। अगर हम चौथे पद को मान ले, जो T4 है उसको मान लेते हैं हम एचपी का मान रहे थे। एचपी के जब टर्म्स मानो ना तो उसको उल्टा माना करो, ताकि बाद में उसमें एपी के फार्मूला को हम एडजस्ट कर सके। तो जैसे T4 को कह रहा है चौथा पद क्या है? 8वें पद का दुगना। तो चौथा पद को मान लेते हैं 1/p, और T8 टर्म को मान लेते हैं 1/q। कोई दिक्कत है क्या? अब 1/p 1/q मांगा, ये एचपी में है, तो p और q किस में होगा? एपी में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो p को क्या लिख सकते हो? p = a + 3d लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? इसी तरह q को क्या लिख सकते हो? a + 7d लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? दोस्त लिख सकते हैं। अब देखो, अब यही बात तो कर रहा है कि जो T4 है, चौथा पद जो है 8वें पद का दुगना है, तो T4 जो है ये 2 टाइम्स T8 के बराबर है कि नहीं बराबर है? तो इसका मतलब 1/a + 3d जो है ये 2 डिवाइड्स बाई a + 7d के बराबर है कि नहीं है? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा? a + 7d = कितना हो जाएगा? 2a + 6d होगा कि नहीं होगा? यार देखो, फिर ये a किधर आएगा? a इधर जाएगा, तो यानी ये कुल मिला के a बराबर d आ गया कि नहीं आ गया? बताओ जी, a बराबर d आया कि नहीं आया? a बराबर d आ गया। अब a बराबर d आ गया तो फिर nth टर्म ऑफ hp निकालते हैं, कितना आएगा? चलो आगे निकाल देता हूँ अगले। nth टर्म ऑफ hp कितना आएगा उसको बताओ, कितना हो जाएगा? 1/a + n - 1d होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि a और d बराबर है, तो इसको a के बराबर रखोगे तो कुल मिला के a रखोगे कि a काट को काट देगा तो बचेगा कितना? an बचेगा कि नहीं बचेगा? a × n बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि T1 कितना आएगा? T1 आएगा 1/a आएगा कि नहीं आएगा? T2 कितना आएगा? 1/2a आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरह T3 कितना आएगा? 1/3a आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरह बढ़ते जाएंगे। T7 कितना आएगा भाई? 1/7a आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। अब बाई ऑप्शन चलते हैं। बाई ऑप्शन क्या कह रहा है भाई? कि जो फर्स्ट टर्म है क्या 2 टाइम्स थर्ड टर्म है? थर्ड टर्म नहीं, थर्ड टर्म कितना आया भाई? देखो कुल मिला के, अब देखो मैं यही लिख देता हूँ, बार बार वहाँ पीछे चलने कोई फ़ायदा नहीं है। Tn = कितना आया था? Tn = कितना आया था? 1/na आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म T1 निकाले तो कितना? 1/a आया है। तब यार देखो 2 टाइम्स थर्ड टर्म, 2 टाइम्स थर्ड टर्म निकालोगे तो 1/3 आया। क्या फर्स्ट टर्म आ रहा है क्या? नहीं आ रहा था, नहीं हो सकता। 4 टाइम थर्ड टर्म, तो 4 टाइम थर्ड टर्म कितना हो जाएगा? 1/3। क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। कह रहा है कि 8 टाइम्स 7 टर्म्स, 8 × 7 टर्म 1/7d। देखो क्या मिल कर रहा? नहीं मैच कर रहा। 7 टाइम्स 7 टर्म, हाँ भाई ये देखो कुछ लग रहा 1/7 है, नहीं मिल रहा है। कितना आया? 1/7a कितना आया भाई? 7 7 कट गया, 1/a है। देखो 1/a फर्स्ट टर्म ही है, तो यही अपना डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ तक समझ में आया क्या? ऐसे ऐसे चेक करना पड़ेगा भाई, इतना मतलब कुछ यही है कि ऊपर ऊपर सब कुछ रखा है, बस यही तुमको एक दिमाग लगा के उसको जल्दी से चेक करना पड़ेगा।
अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को, सम ऑफ n टर्म का स्क्वायर लिखा गया है, n टर्म्स तक लिखा है कि इसके सम कितने हो जाएंगे, n+1 2n+1 डिवाइड बाई कितना 6 इज इक्वल टू कितना लिखा है 4900 लिखा गया। यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया, यही लिखा गया। अब हमको क्या करना भाई, अब हमको देखो, अभी इस बात से मुकर नहीं सकते भैया हमको फैक्टर करना है या वो फैक्टर नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको फिर ऑप्शन चेक करना आना चाहिए। तो ये 22 लिखा, 24 लिखा, 26 लिखा, 28 लिखा, तो इसमें से ऑप्शन उठाओ, n की वैल्यू उठा के इसमें रखो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे उसी को रख देना। बहुत कठिन वैल्यू नहीं दिख, देखो बहुत आसान वैल्यू दिया गया, 24 लिखा गया, 28 लिखा गया है, 26 लिखा, 22 लिखा, 6 से डिवाइड होते हुए 24 दिख रहा था, 24 रख के देखते हैं कितना हो जाएगा। 24 इंटू 24 एक 25, ये 24 दूना 48, 48 एक 49, यही तो लिखा, कुछ और लिखा, डिवाइड बाई 6, 4 छंग के 24, 25 चौके 100, हो तो गया भाई 4900, लो आ गया, अपना बी ऑप्शन करेक्ट है ना। कुल मिला के इसको देखो, फार्मूला ये पता है, इसमें बी एन की वैल्यू ऑप्शन से उठाओ, उसमें रख के पुट कर दो, उसके बाद जो सेटिस्फाई करे उसी को अपना आंसर बना लो। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, कह रहा है 2.3 3.4 4.4 इनका यनवा पद बताना है। तो चलो देखते हैं, 2 कितना लिखा है, 2.3 लिखा है, 3.4 लिखा है, 4.5 लिखा है। देखो अभी ये ग्रेजुएशन पोर्शन में पढ़ोगे तो ग्रेजुएशन पोर्शन में यहाँ यनवा पद जो है बाई फार्मूला नहीं निकाला जाता। बाकी यहाँ तो क्या, यहाँ 2 एपी चल रहा है, एक 2 3 4 5 वाला एपी चल रहा है, एक देखो 3 4 5 वाला एपी चल रहा है, तो ये 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का गुणा है। तो उसको दोनों को एपी के, अगर तुमको ए फर्स्ट टर्म दिया गया, कॉमन डिफरेंस दिया रहा तो एनवा टर्म नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। लेकिन जब ग्रेजुएशन वाला पोर्शन पढ़ाओगे तो वहाँ पे हर देखोगे, हर एक क्वेश्चन में यही करना पड़ेगा, उसका एनवा टर्म बता हुआ है, एनवा टर्म निकाल लेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, सही बताएं तो वहाँ लगाने के लिए क्या करोगे, तो पहले देखो किस कदर चल रहा। जब फर्स्ट टर्म है तो देखो यहाँ 2 लिखा है, सेकेंड टर्म में यहाँ 3 लिखा है, थर्ड टर्म में यहाँ 4 लिखा है। तो जब यनवा टर्म पहुँचोगे तो क्या लिखोगे भाई, यहाँ जब यनवा टर्म बात करें यहाँ तो लिखोगे तो क्या, यनवा टर्म बात करोगे कितना, जब फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 3 4, थर्ड टर्म है तो 4, तो यनवे टर्म है तो n+1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। इसी तरह जब फर्स्ट टर्म है 3 लिख रहे हैं, सेकेंड टर्म है लिख रहे हैं कितना 4, थर्ड टर्म है तो लिख रहे हैं 5, तो जब एनवा टर्म लिखोगे देखो 2 2 ज़्यादा तो n+2 हो जाएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन है, अपना बी ऑप्शन सही है। बाकी एपी में कैसे देखो, पहले कौन सा एपी चल रहा है, 2 3 4 5 चल रहा है, फर्स्ट टर्म कितना 2 प्लस n-1, डी कितना है 1, फिर अगला ब्रैकेट में क्या होगा, फर्स्ट टर्म 3 लिखा है, n-1, डी कितना चल रहा है भाई 2। लो इसको सॉल्व कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ तक कर लिया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1, पहला वाला सॉल्व करोगे n+1, दूसरा वाला करोगे 2n, कितना हो जाएगा भाई 3 4, इसका विद कॉमन डिफरेंस एक ही आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा n-1 प्लस 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा n+2। देखो इस तरह से भी हमने ला दिया। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब भाई इसको बताना पड़ेगा, सम ऑफ 100, फर्स्ट 100, ये 1 से लेके 100 के स्क्वायर का सम करना भाई, कैसे करते हो, इस कितना हो जाएगा 100 n+1, 100+1, फिर 100 2 इंटू 100+1 डिवाइड बाई 6 होता है कि नहीं होता, यही तो पढ़ के आए हैं। ये अगर n टर्म्स का स्क्वायर का सम करते हो तो यानी n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है कि नहीं होता। अब ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 100 इंटू 101 इंटू कितना हो जाएगा 201 डिवाइड बाई 6 होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अब ये देखो कटेगा किसी से, काटने तो पड़ेगा ही भाई, बिना काटे काम कैसे चलेगा। देखो ये कट जाएगा, ये कितना बटेगा 6×3 = 18, नहीं 3 से काट ही सकते हैं ना, 3 से काटोगे कितना, 3 6 18 2, 3 7 21, ये 3 दूनी 6, ये कट जाएगा कितना 50। अब गुणा कर डालो, गुणा करो कितना हो जाएगा भाई, ये करोगे हो जाएगा 0, ये करोगे कितना 5 7 35, 5 33 50, ये कितना हो जाएगा 101, 101 33 50, अभी 11 33 1 33, एक करीब एक ही पहुंच रहा है, देखो अपना बी ऑप्शन ही पहुंच रहा है करीब में, कितना हो जाएगा 33 83 50। ठीक है, अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। चले अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है 1 5 और 9 का उपयोग करके बनाई गई 3 अंकों की संख्याओं का समांतर बांध ज्ञात कीजिए। था 1 5 9 से
3 अंकों की पहले संख्या बनाओ, कौन कौन सा बनेगा। पहला आपको कौन सा हो सकता है भाई, तो 159 एक संख्या ये बनेगी, फिर 519 कर दो ये बनेगी, फिर एक संख्या और क्या बनेगी 951 कर दें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 195 कर दें, एक संख्या तो ये भी बनेगा, ठीक है। फिर और क्या बन सकता है 591 एक संख्या ये भी बन सकता है। फिर क्या बन सकता है भाई 915 एक संख्या ये भी बन सकता है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 3 6 नंबर अपने बढ़ेंगे। तब इसका कह रहा है कि क्या बताना, अरिथमेटिक में समांतर माध्य बताना। तो कैसे करोगे भाई, 159 519 951 सबका प्लस करो, 951 फिर 195 591 फिर 915 डिवाइड बाई क्या करोगे, डिवाइड बाई 6 करोगे। अब ये कितना हो जाएगा भाई, 5 5 1 6 6 5 11 11 1 12 12 9 21 9 कितना 30 30 का 0 4 9 4 13 13 9 22 22 5 27 1 28 28 5 33 3 9 3 12 5 17 1 18 18 18 9 27 5 32 1 33 3330 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा भाई, ये 56 56 30 56 30 लो 5 5 5 ऐसा कहीं लिखा गया, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही अपना करेक्ट है, 5 5 5। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। कह रहा है कि log 10 to पावर x माइनस 1 एंड log 10 to पावर x एपी में है। तो एपी में भाई, तो एपी का क्या जानते हो, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जानते ही हो ना। तो एपी की प्रॉपर्टी क्या है भाई, ए की प्रॉपर्टी यही है कि मिडिल वाले टर्म का डबल यानी 2 log 10 टू का पावर x माइनस 1 का डबल बाकी के सम के बराबर होता है 10 टू प्लस ये कितना हो जाएगा log 10 बेस पे कितना 2 पावर x प्लस 3 होगा कि नहीं होगा, यही होगा। फिर क्या होगा भाई, इसको ऊपर भेज दो, इसको ऊपर लॉग प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको ऊपर भेजो, कितना हो जाएगा 2 पावर x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को लॉग के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 का पावर x प्लस 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो भाई इसको सॉल्व करना कैसे करते हैं, चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। कितना आया 2 का पावर x माइनस 1 का स्क्वायर आया है, 2 इंटू 2 का पावर x प्लस 3 होगा कि नहीं होगा। देखो जो चीज़ यहाँ लिखा गया लॉग लिखा तो एंटी लॉग 10 पे लोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, इधर ही हट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 का पावर x माइनस 1 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का पावर x प्लस 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तब इसको सॉल्व करो भाई, कितना हो जाएगा 2 का पावर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 का पावर x, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर x प्लस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, ये कितना हो जाएगा 2 पावर एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -4 इंटू 2 इन पावर एक्स कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। अब देखो दो तरीका है, तुम डायरेक्टली सॉल्व कर पाओ तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो, नहीं तो 2 पावर एक्स को क्या मान लो टी मान लो। कितना हो जाएगा भाई टी की स्क्वायर -4t -5 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा टी की स्क्वायर -5t प्लस टी -5 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा टी -5, ये कितना हो जाएगा 1 कामन ले लेंगे टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक आएगा टी इज इक्वल टू 5 आएगा, एक आएगा टी इज इक्वल टू -1 आएगा। तो क्या ये वाला वैल्यू पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि टी की वैल्यू हम लिए हैं 2 का पावर एक्स इज इक्वल टू -1, ये कभी निगेटिव नहीं आ सकता, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब फिर 2 का पावर एक्स क्या पॉसिबल हुआ, 2 का पावर एक्स इज इक्वल टू क्या पॉसिबल हुआ अपना 5 थी। अब देखो दोनों तरफ लॉग लोगे तो कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस पे 2 कितना हो जाएगा 5, यही अपना आंसर है। ठीक है, टिक मार देना भाई जो लिखा है उसको, कौन सा है 2 5, ये एक्स इज इक्वल टू लॉग 2 बेस 5, ये देखो अपना आंसर। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं फिर लगाते हैं। चलो आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि 34 लिखा है, एक एपी बना रहा है, 34 लिखा है, लास्ट टर्म 48 लिखा है। फर्स्ट टर्म ए कितना लिखा गया 1 लिखा गया, लास्ट टर्म कितना लिखा गया एल लिखा गया कितना 48, यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया। तो अगर लास्ट 48 लिखा है, अगर इसको लास्ट टर्म 48 को टी एन मान लो, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी कितना होगा डी निकाल लेंगे। और टोटल टर्म्स हम तो पता ही कर सकते हैं ना कितना है, चार चार डिब्बा ब्रैकेट में पीछे लगा, 2 इधर, यानी टोटल 6 हुए तो है, कुछ और है 6 टर्म्स लिख दो, क्या दिक्कत है। ये कितना हो जाएगा 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा कितना 48 लिखा है ना, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6
सही तो लिखिए, क्या दिक्कत। ए 48, वो ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये 48, ये फर्स्ट टर्म 3 नहीं, ये 34 है भाई, ध्यान से देखो, 34 लिखा है, ये 34 लिखो। तो कितना हो जाएगा, 5D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 14। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.8। तो अब एक 34 लिखा गया, तो दूसरा टर्म निकालने के लिए 2.8 इसमें जोड़ोगे कितना आ जाएगा भाई, इसमें 2.8 जोड़ोगे तो क्या 36.8 आएगा कि नहीं आएगा। फिर अगला टर्म लाने के लिए फिर प्लस 2.8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 36, फिर 2.8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 39.6। ऐसा कहीं मिल रहा है भाई, 36.8 39.8 मिल तो रहा है। फिर इसमें 2.8 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 8 6 14 39 1 41 यानी 42.4। ठीक है, इसी तरह 42 यही अपना यही मिल रहा है, देखो ये बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। फिर अगला टर्म लाने के लिए 2.8 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 45.2। ये देखो अपना डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। कैसे लगाओगे, इसको करोगे x/5 इंटू 405 डिवाइड बाई एक्स, ये इक्वल होता है कि नहीं होता, ये सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के न्यूमेरिकल को अगले सेशन में हम लगाएंगे। थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं हो तो भाई थ्योरी पार्ट के क्लास में देख लो, क्योंकि थ्योरी पार्ट भी पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल कम बताया जाता है, क्योंकि हम ये पीवाई की सीरीज़ के तहत काफ़ी सारा न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो बाकी अगर ग्रेजुएशन पोर्शन में कहीं डाउट हो रहा है तो ग्रेजुएशन पोर्शन को भी देख सकते हैं। तो आज के सेशन हम यही समाप्त करते हैं। तो आप खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने पढ़ाई को जारी रखिए, मेहनत करिए, अपने लक्ष्य के पीछे भागिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए आपको शुक्रिया।